तो फाइनली आज हम लोग मैथ का दूसरा मॉडल पेपर करेंगे और इस दूसरे मॉडल पेपर में भी आपको मिलेंगे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और आपने अभी तक अगर इस मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी बकवास आज इस क्लास में नहीं होने वाली है, सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि बोर्ड एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा हो सके। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, क्या लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन को सिर्फ ख़त्म नहीं करना है, उसे ऐसा समझना है कि अगर इससे रिलेटेड दूसरा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम बहुत आसानी से कर सकें। पहला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे जो आपको दिखा है उसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। लिखा क्या है, लिखा है कि 2 tan, ध्यान से सुनिएगा, 2 tan 30, उसके बाद 1 + tan स्क्वायर 30। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि इस तरीके के क्वेश्चंस को पहले वैल्यू रख के क्या सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है और इसको बिना समय गवाए कैसे करना है इसकी ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। नीचे जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, उसमें से आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है sin 60, फिर दिख रहा है cos 60, tan 60 और sin 30। बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इस तरीके का आपको अगर कुछ भी दिखता है, मान लीजिए 2 tan 30, 1 + tan स्क्वायर 30, अगर ऐसा दिखता है तो आपको क्या करना है। देखिए, मान लीजिए 2 tan 30, उसके बाद आपको दिख जाए 1 - tan स्क्वायर 30। दो तरीके से ही ये क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर यहां वैल्यू चेंज होगी तो कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले 2 चीजें ध्यान में रखनी है, एक रखना है साइन और एक रखना है टैन। इसका मतलब इस ऑप्शंस में जो आपका कॉस दिया हुआ है वो गलत है। वो क्या है, वो गलत है, या तो साइन हो सकता है या तो टैन हो सकता है, बस इतना लिखना है। उसके बाद अगर आपने देखा प्लस है तो टैन बिल्कुल नहीं हो सकता, केवल साइन हो सकता है। अगर ये माइनस होता तो फिर ये टैन होता। और जो ये वैल्यू यहां पर लिखी हुई है इसकी जस्ट डबल वैल्यू लिखनी है, इसका मतलब 60 आपको लिख देना है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस तरीके से पहला आंसर हो गया। बताइए आपका समय बचा कि नहीं। अब मान लीजिए कि इसी प्रकार से लिखा हो कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, tan 60 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस देखा, tan लिखा और 30 का 2 गुना 60 लिख दिया। अब मान लीजिए कि 2 tan आपको दे दिया जाए 45 डिग्री और उसके बाद 1 - ध्यान से सुनिएगा, 1 - tan स्क्वायर और उसके बाद 45 डिग्री। ये दोनों वैल्यू 100% सेम ही वहां पर दी जाएंगी। अगर ऐसे सेम नहीं दी जाती हैं तो फिर आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना होगा। फिलहाल सेम होंगी ताकि बच्चा जिसके पास दिमाग है वो 1 मिनट में कर लेगा और जिसके पास दिमाग नहीं है वो 10 मिनट सॉल्व करने में लगाएगा और उसके बाद भी गलत हो जाएगा। समझ गए ना। तो अगर ऐसा देते हैं तो 2 tan 45, 1 - tan स्क्वायर 45, माइनस देखा आपने, तुरंत आपने tan लिखा और 45 का 2 गुना कितना होता है, 90 होता है। इस तरीके से आपने ये आंसर क्या कर दिया, टिक कर दिया। पर मान लीजिए कि ऑप्शन में tan sin cos ये दिया ही ना हो, वैल्यू दी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, क्वेश्चंस को खत्म नहीं करना है, समझना है। मान लीजिए कि आपको sin 60, यहां पर sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। मान लीजिए ऑप्शंस की जगह पर √3/2 दिया हुआ है ना, कहने का मतलब sin tan और ये सब ना लिखा तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए, जो वैल्यू हो वो वैल्यू नोट कर दीजिए, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब मान लीजिए कि कुछ बच्चे इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और उसके बाद 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, पर आपका समय बहुत ज़्यादा खराब होगा, इसलिए ऐसे इन क्वेश्चंस को ना करें। पर 1 नंबर में अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो ऐसे कीजिएगा, 2 × 1 = 2 और हो गया आपका √3। फिर उसके बाद 1 प्लस, अब देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। इस तरीके से आपका ये हो गया 2/√3, तो 2/√3। फिर उसके बाद क्या है, 3 × 1 = 3 और 1 4, 4 बटे कितना हो गया आपका, 3 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, हम देखेंगे 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। अब ये आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि ऊपर बचा है 1/√3 और नीचे बचा है 2/3। ये पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब √3 से जैसे इसको काटेंगे हम लोगों का √3 बचेगा। क्यों?
क्योंकि इस 3 में 2 बार जो है √3 छुपा होता है। आपका आंसर 3 ही आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास बचता है √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है? ये मान होता है, देखिए पहला ऑप्शन दिया है sin60, तो ये sin60 की वैल्यू होती है। दूसरा दिया है cos60, cos60 की वैल्यू ये नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? sin60। फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इस तरीके से देखिए, समय जरूर लगेगा मेरी क्लास में, पर आपको जो भी मिलेगा वो एकदम सॉलिड मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है? दूसरे बहुविकल्पी में दिया हुआ है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका मतलब कोई त्रिज्या दी है रेडियस r। ठीक है, कितनी दे दी गई है? 21 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखा हुआ है? वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो है वो थीटा दे दिया गया है। कितना? 60 डिग्री। क्वेश्चन को समझिए, कोई केंद्र है और वहां से कोई कोई क्या है? त्रिज्या है, और एक चाप लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इसकी आर ही होगी, और ये जो चाप लगाया जाता है थीटा कोण कितना बनाता है? 60 डिग्री का, और उसके बाद ये आर का मान कितना है? 21। तो आप समझ गए होंगे कि इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ना, क्षेत्रफल नहीं पूछा है, चाप की लंबाई पूछी है, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला का मतलब आपसे ये वाली वैल्यू पूछी गई है कि ये कितनी होगी। समझ गए बात को? तो हम जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई। क्या फॉर्मूला होता है? चाप की लंबाई इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, चाप की लंबाई θ/360 और उसके बाद 2πr। देखिए एक बात हम आपसे और बोलना चाहेंगे, अगर आपने इस मॉडल पेपर को लगा लिया है और आपके सारे क्वेश्चन हो गए थे, आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है कुछ हम आपको ऐसा बता दें कि जिससे आपका आगे आने वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन मॉडल पेपर्स को अच्छे से देखा ज़रूर कीजिए। और एक छोटा सा आपके लिए आज सरप्राइज़ भी है जो कि आपको हम बीच में बताते रहेंगे। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे। अब थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, उसके बाद 360 और 2 लिखा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 हो गई। आर की वैल्यू कितनी है? 21 हो गई। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 21 हो गई। अब देखिए जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। देखिए इसको हमने इससे काट दिया तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 7×3=21। फिर उसके बाद 60 × 60 और इसके बाद काट दिया तो 6 बार में जाएगा, क्योंकि 6×7 = 36 होता है। अब 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 3 से 3 फिर खत्म हो गया, केवल बचता है 22। अब ये 22 क्या बचेगा? क्योंकि हम चाप की लंबाई निकाल रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर दिया है। अगर ये मीटर में दिया होता तो फिर आंसर मीटर में आता। तो आप समझ गए होंगे कि जो अभी हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, इसमें इसके चाप की लंबाई कितनी होगी? इतनी होगी। देखिए मेरा काम है इन बहुविकल्पी क्वेश्चंस को खत्म नहीं करना, वरना हम ऑप्शन बता देते टिक हो जाता खत्म। समझाना है, क्योंकि एक नंबर में अगर ये क्वेश्चन अलग से ऐसे आ जाते हैं तो आपको दिक्कत ना हो। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन भी हो गया इसका बहुविकल्पी। अब हम बात करेंगे तीसरे की, है ना। हर क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? दूसरा ऑप्शन सही हुआ। चलिए अभी तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि यदि 5, 10, 15, क्या लिखा हुआ है? 5, फिर उसके बाद 10, उसके बाद 15, फिर क्या लिखा हुआ है? 5, 10, 15, R 20, 35, क्या लिखा हुआ? R 20 और 35, उसके बाद क्या लिखा है? और 40, R 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो। इसका मतलब इसका जो समांतर माध्य आएगा वो 21 आना चाहिए। तो हमसे कह रहे हैं कि इस R की वैल्यू क्या होगी? तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि समांतर माध्य, देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके का जरूर आता है ना। कितना दिया समांतर माध्य? 21 दिया है। और फॉर्मूला क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे फॉर्मूला चाहो आप तो लिख लेना, वरना हम डायरेक्ट यहाँ पर पदों का योग बटे पदों की संख्या करके कर देते हैं। उसके बाद ये हो गया R, प्लस का हो गया 20, प्लस का 35, यहाँ रख दीजिए, प्लस का 35 और उसके बाद 40। ठीक, उसके बाद लैपटॉप से थोड़ा दूर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हो गए? 7। उसके बाद ये हो गए समांतर माध्य 21। ठीक, अब देखिए 5 और 10 15, 15 और 15 कितने हो गए? 30, 30 और 20 कितने हो गए? 50, 50 और 35 कितने हो गए? 85, 85 और 40 कितने हो गए? 125। कितना हो गया? 125।
और प्लस का कितना हो गया r, और अपॉन में कितना है 7। अब ये जो अपॉन में 7 लिखा था इसका 21 के साथ कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो इसको इसके साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 को जैसे ही 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा। ये मेरा लैपटॉप जो है थोड़ा सा ऑफ हो जाता है क्योंकि बीच बीच में इसको टच करना पड़ता है ना। तो देखिए 21 को 7 से 7 और 7 दूनी कितना हो गया 14। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये r, ये हो गया 147 माइनस 125। अब इसको माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 22। तो r की वैल्यू भी कितनी आ गई 22 आ गई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। अब चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा होगा, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन लिखा है 77/210। पहला ऑप्शन कितना लिखा हुआ है, ये कौन सा क्वेश्चन है, घ नंबर। तो तीसरे का कौन सा सही हुआ था, तीसरा वाला सही हुआ था। अब देखिए पहले का दिया हुआ है ऑप्शन 77/210। अब देखिए पेपर में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको सारे ऑप्शंस को अच्छे से चेक करना चाहिए, सारे ऑप्शंस को अच्छे से चेक करना चाहिए। 2 की पावर 5, उसके बाद 5 की पावर कितना है 2 है, और 7 की पावर 2। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 8/17, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 13/3125। चलिए जल्दी से इसका अभी आप आंसर देना जो है स्टार्ट कीजिए, देने की कोशिश कीजिए क्या आंसर होगा इसका। देखिए 77/210 और 129 और अपॉन में ये लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं, इस पे एक वीडियो स्पेशली बना रखा है हमने। अब कुछ बच्चे इसको देखकर डर जाते हैं, मेरे लाल ये दे दिया तो कितना आसान है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 7 लिखा हुआ है, गुणे में 7 है 2 बार, 2 बार 7 है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए बात को। फिर देखिए 17 के फैक्टर नहीं हो सकते, तो ये भी मेरे लाल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बचा है आपके पास 77/210 और यहाँ लिखा है 3125। आपसे मैंने कहा था अगर आप 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 करके 5 की घात लगभग 5 या 6, 7, 8 तक मान याद कर लेते हैं तो आपका समय बचेगा। ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है ये क्या लिखी हुई, ध्यान से मेरी बात सुनिए। 5 की घात 1 का मान 5, 5 की घात 2 का मान 25, 5 की घात 3 का मान 125 और 5 की घात 4 का मान कितना होता है 625 और 5 की घात 5 का मान होता है 3125। तो ये 5 की घात 5 लिखा हुआ है, अगर आप 3125 के फैक्टर करना शुरू करोगे तो उसमें केवल 5 ही आएगा, इसलिए यह ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जबकि इसको देखना शुरू कर दीजिए, ये पहले तो 7 से कैंसिल आउट हो रहा है पर फिर भी इसमें 3 आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही 7 से आप कैंसिल करोगे तो इसके आप फैक्टर करोगे 210 के, तो इसमें 3 भी आएगा 7 भी आएगा, लेकिन 7 खत्म हो जाएगा जब 7 से ये वाला कट जाएगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 77, हम पूरी बात क्लियर कर देते हैं, ये लिखा हुआ है 77 के पहले आप फैक्टर कर लीजिए 7/11, और फिलहाल इसके जरूरी नहीं है करना, पर इसके तब करना जब इसके फैक्टर पहले कर लेना। तो इसको आप पहले 2 से कैंसिल आउट करो, तो जैसे ही 2 से करोगे 105 बचेगा, फिर 105 बचेगा तो आप 3 से करोगे, फिर आप 3 से करोगे तो आप 3 त्रिकोण 9 और उसके बाद 3 पचे 15, तो आपका बचेगा, देखिए ध्यान से कितना बचेगा 210, उसके बाद 2 से करेंगे क्योंकि मेरा दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, 3 त्रिकोण 9 और उसके बाद 3 पचे 15, तो फिर 5 से होगा और ये फिर 7 से होगा। इसका मतलब 5 गुणे 7 से होगा, वरना ये सब तो चुटकियों का काम था, है ना। तबीयत खराब है, क्या किया जाए। चलिए देखिए 7 से 7 खत्म हो गया, अब बचता है मेरे पास 11 और नीचे हो गया 2, 3, 5। अब एक बात बताइए, नीचे क्या बच गया, 3 आ गया ना, तो ये ऑप्शन क्या हो सकता था, नहीं हो सकता था। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3125 वाला सही होगा। बिना कुछ सोचे आपको ये नंबर दिख जाए 5, 25, 125, 625, 3125, 15, 625, ये सब दिख जाए अगर, तो आप जो है इनका आंसर डायरेक्ट दे सकते हो, है ना। तो चलिए अभी 3 के बाद ये चौथा क्वेश्चन भी हम लोग का हो गया, है ना। अब 5वां जो है ऑप्शन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसके ऑप्शन आप देखिएगा, लिख रहे हैं बोर्ड पे क्या लिखा है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। मेरी क्लास में आपको आंसर रटने को नहीं मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो चलिए क्या बोला गया है, m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, सम पूर्णांक पूछा गया है। ऑप्शन में लिखा है 2m, ठीक, फिर लिखा हुआ m, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2m+1 और उसके बाद अगला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है m+n। देखिए ये वाले तो पहले ही खत्म,
ठीक, अब इन्हीं दो में आपको जो है अपना दिमाग लगाना है। क्यों खत्म? क्योंकि m की जगह पे आपने अगर 1 रखा तो विषम हो जाएगा, m की जगह पे आपने अगर 2 रख दिया तो 2 1 3 विषम हो जाएगा। m कोई पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? जितने भी नंबर हैं, नंबर स्केल आपने पढ़ी होगी छोटे क्लास में कि जो है ये 0, फिर उसके बाद माइनस +1 +2 और इधर -1 -2 इस तरीके से घटती बढ़ती रहती है। तो इसकी जगह कोई नंबर रख दो, आंसर हमेशा सम आना चाहिए। तो सम आना चाहिए ये वाला, क्योंकि अगर आपने 2 की जगह पर 2 लिखा और m की जगह पे कोई भी नंबर रखा, मान लीजिए आपने 5 रख दिया, तब भी आंसर 10 आएगा। अगर मान लीजिए आपने 6 रख दिया, देखिए विषम, ये सम, सम विषम तो पता है ना लाल, फिर 6 दूना कितना हो गया 12। तो देखिए हर केस में सम ही देगा। तो अगर आपसे सम पूछा जाता है तो आपको ये वाला टिक करना है, अगर आपसे विषम पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको ये टिक करना है। बाकी किसी में दिमाग नहीं लगाना है, बाकी किसी में दिमाग नहीं लगाना है। 6 नंबर आसानी से नहीं गंवाना है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, सम लिखा है तो ये और विषम लिखा है तो ये। ठीक, ये 2019 में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर जी मॉडल पेपर में तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर करवा दे रहे हो, तो फिर हम कहाँ से क्वेश्चन लाएं? कहाँ से क्वेश्चन लाएं भाई, कहाँ से क्वेश्चन लाएं? अगर इन क्वेश्चंस को नहीं करवाएंगे तो आप फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे? और दूसरी चीज, अनसॉल्व क्यों नहीं करवा रहे हैं, मॉडल पेपर क्यों करवा रहे हैं? मॉडल पेपर इसलिए करवा रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि हम कहेंगे अरे ये क्वेश्चन छोड़ दो, अभी ये क्वेश्चन ना 30% में रिड्यूस हो गया, हट गया ये क्वेश्चन, तो आप क्या कहोगे? अच्छा सर जी छोड़ ही दे रहे हैं। अब अगली बार में जब नए बच्चे आएंगे उनको लगेगा सर जी तो सब छोड़ ही देते हैं, छोड़ो इनका चैनल, कोई मतलब नहीं है। आ रही ना बात समझ में? इसलिए मॉडल पेपर करवाया जा रहा है, ठीक, ताकि आपका भी भला हो और जो नई आने वाली पीढ़ी है उसका भी भला हो जाए। समझ में आ रही क्लियर बात? और इसमें बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को अब हम क्या बताएं, इस तरीके से पहले पूरा पेपर टाइप करना पड़ता है और टाइप करने के बाद तब मुझे इसका जो है PDF निकलवाना पड़ता है, जो कि रात में प्रिंट हुआ है, ये टाइप हुआ है मेरे द्वारा और रात भर बैठ के किया। और उसके बाद फिर ध्यान से बात सुनिएगा, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, खुद टाइप करना पड़ता है। और प्रिंटर नहीं था तो प्रिंट नहीं निकल पाया है, तो इसी वजह से आज लैपटॉप से काम करना पड़ रहा है। ठीक, तो चलिए अभी इसका आंसर मिल गया होगा, कौन सा होगा? 2m होगा। तो 5वें का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? पहला ऑप्शन सही हुआ। तो क्लियर है इतनी बात। अब हम पहुंचेंगे छठे पे। अब छठा क्या कह रहा है कि छठे में पहले तो ऑप्शन पढ़ लो। तो देखो जरा ध्यान से, क्या है और लिखा है x अक्ष पर एक बिंदु है, x अक्ष पर एक बिंदु है, और अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसका मतलब वो कहां पर स्थित है? वो यहां पर स्थित है। ठीक, यहां पर स्थित है x अक्ष पर। यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, x अक्ष पर है। और अगर ये x अक्ष पे है तो इसका y का मान 0 है। y का मान क्या है? 0 है। इसलिए जब y का मान 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन आपको दिए है 0,-7, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? दूसरा ऑप्शन लिखा -7,0। और तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? तीसरा लिखा हुआ है आपका 0,7 और चौथा लिखा है आपका 7,0। 4 लिखे हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर कोई बिंदु है तो इसके निर्देशांक x,0 होंगे, ये पता होना चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि ये y का मान 0 होगा अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है। तो अब मेरी बात बताइए, इस x की जगह पे अगर कोई नंबर रख दिया जाए, लास्ट में 0 की जगह तो 0 ही रहेगा ना। इसका ये मतलब हुआ कि या तो ये ऑप्शन सही हो सकता क्योंकि इसमें पीछे 0 है, या तो ये सही हो सकता। ये वाले तो पहले ही गलत। अब तुक्का भी मारना है तो इन्हीं दो में मारो, इतना छोटा सा दिमाग लगाने के बाद। पर ऐसा करना नहीं है। अब इन्हीं दो में से कोई ऑप्शन सही होगा, या तो ये या तो ये। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि ये ऑप्शन सही होगा, पर कैसे, चलिए देखते हैं ध्यान से। x अक्ष पर कोई अगर बिंदु है और उसके बाद x अक्ष पर, और उसके बाद बोला गया है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, इसका मतलब x अक्ष पर कोई बिंदु है और उसके बाद इस वाले से समदूरस्थ है, जिसका नाम है 2,-5, इसका a नाम है और इस दूसरे का नाम है -2,9। ठीक, अब देखिए समदूरस्थ का मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर है। तो हमें पहले x का मान निकालना होगा। x निकाल लिया, सारा काम हो गया। x ही तो निकालना है ना। देखो ध्यान से मेरी बात समझो, इसकी दूरी, इसकी दूरी, तो हम इसकी दूरी निकालने जा रहे हैं, तो इसको हमने माना p, तो हम लिखेंगे AP की दूरी, AP की दूरी और बराबर BP की दूरी। ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, आपको करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो AP की दूरी निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1। क्या फॉर्मूला होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी वही होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अब इसको मैंने माना, ध्यान से बात सुनिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ गया ऐसे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या है, इसको हमने माना x1 और इसको माना y1, या आप चाहो तो इसको x2 मान सकते हो, इसको x2 और इसको y2, इसको x1 इसको y1। तो देखिए x माइनस 2, देखिए x माइनस 2 और इधर अंडर रूट उधर अंडर रूट, दोनों का खत्म। ठीक, क्योंकि इधर अंडर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर वर्ग लगाएगा और वर्ग से ये वाला अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ गए बात को। अब x माइनस 2, फिर 0 माइनस 5 है तो प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए y1 की वैल्यू निगेटिव है प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। फिर इसमें आ जाइए, अब इसे x1 मान लीजिए y1 मान लीजिए, x माइनस 2 था तो x प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 माइनस, ये कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो 0 माइनस 9 हो जाएगा, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा बात, यहाँ स्क्वायर था तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस ये 0 प्लस कितना लिखा हुआ है 5, तो ये 5 लिखा है, 5 के स्क्वायर 25 हो गया। उसके बाद इसको देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है 0 माइनस 9, तो इसका मतलब 81 हो गया। ठीक, अब ये बहुविकल्पी है लेकिन सॉल्व करना है अच्छे से, इसके बिना आपका काम होगा नहीं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये हो गया x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 और x शॉर्ट में लिख दिया मैंने, फिर 25। उसके बाद ये x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x और प्लस का 81। ठीक, एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखिए इधर हो गया हमारा, चाहो तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि वो 4 ही था, तो ये इससे कट गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये माइनस के 4x और ये माइनस के 4x इधर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 81 और 25 उधर चले गए, 25 उधर चले गए। 81 में से अगर 25 घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 56, वो भी कहेगा प्लस का, और इधर से आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 8x। अब ये माइनस 8 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 सत्ते 56 माइनस का 7। अब माइनस 7 वाली वैल्यू ही क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आई बात समझ में? तो चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोगों ने सारे बहुविकल्पी कंप्लीट कर लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चंस की। सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे द्वारा बनाया गया है। आप लोग मांग रहे थे ना कुछ अलग, तो चलिए देखिए अलग है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है कि यदि एक द्विघात समीकरण, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी। ठीक है, तो ये अलग नहीं है, थर्ड का नंबर क्वेश्चन अलग है, ये दूसरे का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का p इजक्वल टू 0 का एक मूल कितना है, -2 है। तो p का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन जरूर आता है कि एक मूल दे दिया जाता है और कोई भी एक चीज इसमें कह देंगे, उसका मान बता दीजिए। p की जगह पे k कर देंगे, x नहीं, p कर देंगे, k कर देंगे, m कर देंगे, n कर देंगे, कुछ भी कर देंगे और आपसे उसका मान पूछ लेंगे। तो कुछ करना नहीं होता है, जो भी मूल इसमें दिया होता है वो x की वैल्यू होती है। वो x की वैल्यू यहां पर कितनी दी है, बोला गया है कि x एक मूल -2, तो इसका मतलब x बराबर -2 रखने पर ऐसा ही करना है आपको। ठीक, तो अगर इसको हम लोग रख देंगे तो कैसे होगा, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 और उसके बाद x की जगह पे कितना रखना है आपको, -2 और माइनस p इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4, और गलती कहाँ होती है, यही गलती होती है, यही होती है। -2 का स्क्वायर करके -4 लिख देते हो और वही गलती हो जाती है। और 2 दूनी कितना हो गया, -4, और उसके बाद ये हो गया माइनस के p और इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से 4 में 4 तो चला गया, खत्म हो गया 4 में 4। तो अब ये प्लस माइनस हुआ है, 4 से 4 खत्म, तो इसका बचा -p बराबर 0। अब ये माइनस है ना, अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -0। अरे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 0 0 ही होता है। अब ये माइनस चला कहाँ गया उसको समझो पहले। ये -p का मतलब 1 इंटू पी, -1 इंटू पी लिखा है, -1 नीचे चला गया, तो ये हो गया p बराबर 0/-1 और ये 0 ही रहा। तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए। ये बच्चे पूछते हैं सर जी कहाँ गया, तो इस तरीके से p की वैल्यू कितनी आ गई, 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है। क्या बोला गया है? बोला गया है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य। क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ऊपर जो है एक चैनल दिख गया होगा। वो चैनल इसलिए बनाया गया है कि बाई चांस अगर क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बाई चांस ये यूट्यूब का चैनल किसी भी तरीके से कुछ भी करके डीमोनेटाइज हो जाता है, मतलब कि खराब हो जाता है, तो आपके और मेरे बीच का कनेक्शन टूट जाएगा। और इस समय बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वो चैनल बना दिया गया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। अगर मेरे और आपके बीच का कनेक्शन टूट गया तो हम कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे कि चले आइए ज्ञानोदय के गुरुजी के प्यारे बच्चों, कैसे ढूंढ के लाएंगे आपको। इसलिए वो चैनल जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखा था, टेलीग्राम की लिंक और इस चैनल की लिंक दोनों नीचे दी हुई हैं, उसको अच्छे से जाके बढ़िया सा सब्सक्राइब करके रख लीजिए। उस पर बीच बीच में हम वीडियो डालते भी रहेंगे ताकि वो चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ता भी रहे और आपसे और हमारे बीच का कनेक्शन टूटने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मतलब टूटे ना मेरे और आपके बीच का कनेक्शन। इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नया चैनल है मेरा और हम इस पर अपनी डेली लाइफ की वीडियो धीरे धीरे एग्ज़ाम के बाद लाते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरे और आपके बीच का कनेक्शन भी बना रहेगा। साथ ही साथ उससे ये होगा कि बाई चांस इस चैनल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मेरे बीच का कनेक्शन नहीं टूटेगा, क्योंकि आपको भी बहुत ऊपर जाना है और हमें भी आप लोग को बहुत ऊपर लेकर भी जाना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं, जो प्यार आपने इस चैनल पर दिया है हमें, उसे भी वहाँ पर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप और मेरे बीच का कनेक्शन ना टूटे। बोला गया है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना है, 45.6 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है समांतर माध्य, और कितने व्यक्तियों का दिया गया है, 10 व्यक्तियों का, 45.6, ठीक। अब एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं और बोला गया है उनके भारों का योगफल। तो इसका मतलब समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है कि पदों का योगफल। तो यहाँ पे भार लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर लिख दिया भारों का योगफल। बात तो एक ही है, भारों का योगफल यानी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर हमने लिखा कि पदों की संख्या। अब आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो पदों की संख्या की जगह पर भारों की संख्या, एक। उसके बाद 45.6। अब एक नंबर में ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि बच्चे इसमें हो जाएंगे कंफ्यूज, कहेंगे अरे ये कहाँ से आ गया और ये है कहाँ का। ये सब 9th क्लास के क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड पेपर में दे दिए जाते हैं। स्पेशली इस चैप्टर के ही क्वेश्चन 9th क्लास के आते हैं बोर्ड में, बाकी किसी चैप्टर का नहीं आता, इसलिए सांख्यिकी के क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये हो गया 45.6। अब एक बात बताइए, इस 45.6 का जैसे ही 10 के साथ गुणा होगा आंसर आ जाएगा 456 और ये हो जाएगा हमारा आंसर भारों का योगफल। बताइए कुछ था इस क्वेश्चन में, सिर्फ दोनों वैल्यू को क्या करना था, गुणा करना था और उसके बाद इसका आंसर आ जाता। अब उसके बाद ये किलोग्राम शायद लिखा हुआ है तो आप भी इसको क्या कर देंगे, किलोग्राम कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपकी मम्मी का वेट है 45 किलो, आपका वेट है 40 किलो, ठीक है। उसके बाद मेरा वेट है 45 किलो। अब इसका जो समांतर माध्य है कुछ दे दिया गया है, तो इसका मतलब इन सबका अगर आप एवरेज निकालोगे तो 45 45 90 और 40 आपका हो गया 130। 130 को 3 से डिवाइड करोगे क्योंकि 3 लोग हैं, जितना आंसर आएगा इसका मतलब ये हुआ कि वो माध्य दिया हुआ है और उसको फिर से 3 से गुणा कर दीजिए, जो माध्य आएगा तो फिर से वही मिल जाएगा 130। यही होता है, बाकी कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे, दूसरे का खा भी हो गया है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे के गा की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए पढ़ते रहिएगा। दूसरे का गा नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 व -1,7 व 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में डिवाइड करता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विभाजन बिंदु के निर्देशांक 2:3 में डिवाइड करता है। मान लीजिए एक रेखा है और उसके बाद ये वाला पॉइंट ये दिया गया है -1,7, ठीक, और ये वाला पॉइंट दिया गया है
4, -3। ये सब बनाना जरूरी नहीं है एग्जाम में, है ना। और ये क्या है a और ये क्या है b, मान लिया मैंने, ठीक। अब उसके बाद इसको ये डिवाइड करता है, इधर का रेशियो m है और इधर का रेशियो n है। m की वैल्यू ये 2 दे दी गई है और n की वैल्यू 3 दे दी गई है। अब इसे हमें हल करना है, ठीक। तो हमसे बोला गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक, तो हम लिखेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिए। फॉर्मूला होता है m। अब देखिए ये फॉर्मूले याद नहीं होते, तो हम देखो कैसे हम लिख रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे इसको लिख रहे हैं, कैसे हम लिख रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा मेरे लाल। देखिए मैंने वही लिखा ना, m + n, m + n, m + n, ठीक। अब उसके बाद इसमें कुछ चेंज करना है। देखो इसको x2, इसको x1, इसको y2 और इसको y1। अब इसमें कुछ ना कीजिए, वैल्यू रख दीजिए और वैल्यू रखने के बाद सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आगे आप कर ही लेंगे, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप आगे कर लेंगे ना। अब आगे आप कर लीजिएगा। विभाजन बिंदु के निर्देशांक m की वैल्यू 2 है, 3 है, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और हाँ, क्वेश्चन करने के बाद इसका आंसर हमें ना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सर जी 2 का गा का क्वेश्चन ये आया है। हम भी देखेंगे कितने लोगों ने ट्राई किया है, ठीक। दूसरा का जो घ नंबर क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार आपसे जो है बोर्ड पेपर में पूछा गया था। पूछा गया है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। तो हमने एक अर्धवृत्त बनाया और इसकी त्रिज्या कितनी बना दी हमने, r। तो इसकी त्रिज्या का r का मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, r है, ठीक। बोला गया है कि इसके अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज की क्षेत्रफल की गणना कीजिए, ठीक। ये आपसे पूछा गया है। अब ध्यान से सुनिए, बड़ा सा बड़ा त्रिभुज कब हो सकता है, जब उसका आधार भी बहुत बड़ा हो, ऊंचाई भी मैक्सिमम हो सके। अब इसका आधार सबसे बड़ा कौन हो सकता है, यही तो हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक हो सकता है। इसका मतलब इसका आधार यहां से यहां तक 2r है। अब इसकी मैक्सिमम ऊंचाई क्या हो सकती है, देखिए अगर हम लोग यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, और मान लीजिए हमने यहां से इसको ऐसे ज्वाइन किया और उसके बाद इसको यहां से ज्वाइन करते हैं। आप बताइए सबसे बड़ी वाली कौन होगी, बीच वाली होगी। इसका मतलब सबसे बड़ी ऊंचाई उसकी त्रिज्या ही होगी, सबसे बड़ी उसकी ऊंचाई क्या होगी, त्रिज्या ही होगी। ये बात समझ में आ गई। और किसी भी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, अब मान लीजिए इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज हमको क्षेत्रफल खींचना है ऐसे, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने ये वाला एक क्या खींचा, बड़ा से बड़ा लंब खींचा और यहाँ 90 डिग्री की वैल्यू है। अब ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जो बड़ा ABC बना है। तो हमें आधार पता होना चाहिए और हमें ऊंचाई पता होनी चाहिए। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, सेंटर से परिधि को छूने वाली रेखा R कहलाती है। इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी R हो जाएगी और इसका आधार 2r हो जाएगा। आई बात समझे? तो और ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। कोई भी त्रिभुज हो, अगर आपको आधार और ऊंचाई पता है तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, आप लगाओगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे क्या, ऊंचाई। अब बताओ 1/2 आधार कितना है 2r, ऊंचाई कितनी है r। अब उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा, r क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। हो गया आंसर। 1 नंबर का पूछा गया था, सारा खेल उसी में था, समझना था। तो समझ में आ गई बात। चलिए, और इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से सारे बच्चों को क्लियर करके बताया था जिस समय हम कोचिंग पढ़ा रहे थे, है ना। तो चलिए, दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे के का नंबर क्वेश्चन की। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया है, तीसरे का का नंबर क्वेश्चन, ठीक। इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बोला गया है कि द्विघात समीकरण 4x² kx + 81, क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि 4x² प्लस लिखा हुआ है, kx लिखा हुआ है, प्लस का 81 लिखा हुआ है और इक्वल टू 0 लिखा है। आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट सिखाना था आपको। लिखा है के मूल समान है। अब कितने मूल हो सकते हैं मैक्सिमम, 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो मूल ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। मूल मतलब समझते हो ना, x की वैल्यू। तो इसका मतलब हमसे बोला गया है इसके मूल ज्ञात कीजिए, इसके मूल समान है। तो हम लोगों को ये बताना है k का मान क्या होगा। और या एक बात याद रखना, अगर मूल समान है
तो विविक्त कर 0 होता है। विविक्त कर क्या होता है? 0 होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि मूल क्या है? समान है। मूल समान है। अगर मूल समान है इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो इसका विविक्त कर होता है, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, वो कितना होता है? 0 होता है। और अगर आप डी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac याद रखिए। ठीक, अगर ये 0 कह देते हैं कि मूल समान है तो 0 लेकर चलना है, और कहेंगे कि दिखाओ मूल समान है तो 0 आएगा आंसर। समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए, इसकी तुलना कर देना, इसकी तुलना मैंने पिछले वीडियोस में बताई थी। इसकी तुलना कर देना तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। फिर उसके बाद b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k आएगी। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81 आ जाएगी। तो हमने a b की वैल्यू कितनी रखी? k, तो ये हो गया k का होल स्क्वायर। फिर 4, a की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक, और c की वैल्यू कितनी है? 81 और बराबर 0। अब कुछ बच्चे इसमें भैया इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मूर्ख नहीं हो तुम, हम गलत नहीं सोच रहे हैं, आप इसमें करोगे मल्टीप्लाई। ठीक, हम बिना मल्टीप्लाई किए बताते हैं। के स्क्वायर ये माइनस में था, सब उधर ले जाओ, 4 गुणे 4 गुणे 81। ठीक, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लगाएगा। ठीक, देखिए ध्यान से कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये के स्क्वायर, अब 2 का क्या होता है? 4 का 2, इस 4 का 2, इस 81 का 9। अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो के बराबर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 9 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये 36 हो गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपसे बोला जाएगा मूल समान है और उसके बाद उसको ज्ञात कीजिए। तो चलिए अभी इसका जो है एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब हम लोग 3 का नंबर क्वेश्चन हो गया है, अब बात करेंगे 3 के खा नंबर क्वेश्चन की। ठीक, तीसरे का खा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? लिखा है बिंदु सी, हाँ ये बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। अभी कल ही एक बच्चे ने हमसे पूछा था, पर हम उस मेथड से इसको बताने वाले बिल्कुल भी नहीं है। बढ़िया छोटक्का सा मेथड देखो आप लोग, क्या बोला गया? बिंदु सी पर समकोण। इसका मतलब एक त्रिभुज है जो सी पर समकोण है, सी पर समकोण है, इसका मतलब ये सी की वैल्यू यहां से इतनी हो गई। ठीक, अब इसका नाम क्या है? ए है, इसका नाम कितना है? बी है, और ये सी हो गया। ठीक, अब इसमें सी में समकोण है तो सी पे समकोण बना दिया। फिर क्या कह रहे हैं? इस त्रिभुज में tan a बराबर कितना है? 1 है। tan a बराबर कितना है? 1 है। तो हमने लिखा कि इस क्वेश्चन में दिया है कि tan a बराबर 1, ये हम लोगों को दे रखा है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक, अब लाल बटे कक्का फॉर्मूले से आप जानते हो कि tan बराबर होता है, क्या होता है? लंब बटे आधार। अब एक मेरी बात बताओ, इस ए कोण के लिए लंब कौन है? अब मैंने जानबूझकर ए ऊपर बनाया था ताकि आपको कुछ सिखा सके। अगर कोण वो है तो इसके सामने वाला लंब होता है। क्या होता है? इसके सामने वाला लंब होता है, तो ये मेरा लंब होगा। तो अभी तक आपकी जो अवधारणा थी, जो आपके दिमाग में बैठा था नीचे वाला आधार होता है, तो गलत हो गई। बी के लिए आधार होगा, ए के लिए लंब होगा, और ए के लिए आधार कौन होगा? ये होगा। अगर ये बातें आपको नहीं पता है तो त्रिकोणमिति चैप्टर में जाइए, बहुत डीप में जाके पढ़ाया मैंने। तो tan = 1, अगर tan = 1 है, ये हम लोगों को गिवन है, तो हम लोग जानते हैं कि tan a और इसकी वैल्यू क्या होती है? ध्यान से सुनिए, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दिया है, हटा दिया। एक वैल्यू किसकी होती है tan में? ये होती है tan 45 की। किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की। इसका मतलब a बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। a बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। अब हमसे बोला क्या गया है? हमसे बोला गया है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? हमको सिद्ध करके दिखाइए। कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन? हमको सिद्ध करके दिखाइए कि इस क्वेश्चन में 2 sin a और cos a = 1, ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ 2 लिखे, फिर लिखे साइन, और ये एक जगह पे कितना लिखोगे? 45, cos 45। अब आप बुक में जरा इस क्वेश्चन को एक बार देखो, कितना खतरनाक दिया है। 1/√2 और उसके बाद 1/√2। ठीक, अब देखो मेरी बात ध्यान से समझो। ऊपर हो गया 2 1 कम 2 और 2, मतलब कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। 2 1 कम 2 और फिर 2 का 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2, √2 का √2 से 2 काट दिया, आंसर कितना आ गया? 1। ये क्या हो गया बताओ? प्रूफ हो गया। ठीक, प्रूव्ड हो गया, खत्म। समझ में आई बात? इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। ठीक, अब देखिए कुछ था ना इसमें, कुछ भी तो नहीं था, इस तरीके से कर डालो। ठीक, तीसरे का खा हो गया। अब 3 नंबर का गा नंबर क्वेश्चन देखो। खा तो हो गया,
ठीक, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बढ़िया होते, गलती के चांसेस नहीं होते, कहीं से घुमा फिरा के तो ले ही आओगे। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको ये क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग ना क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप पिछले वाले वीडियो से देख लीजिए। 2 की जगह पर पिछले वीडियो में केवल और केवल 5 है और इसके सिवा कुछ नहीं है, तो इसको आप वहां से देखकर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो को, मॉडल पेपर को आप जो है क्या कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं नीचे प्लेलिस्ट से, वहां पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप चाहो तो आपको प्लेलिस्ट से जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। तो चलिए घ नंबर तो अब नहीं करना है मुझे, आप इसको अपने आप कीजिएगा देखकर। तो अब हम लोग करेंगे तीसरे का घ नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है तीसरे का, कौन सा क्वेश्चन, घ नंबर क्वेश्चन, तीसरे का चौथा। लिखा है किसी घन का आयतन, किसी घन का आयतन, क्या लिखा हुआ देखिए, इस क्वेश्चन में इन्होंने आयतन दे दिया है कितना, किसी घन का जो आयतन है वो दे दिया है 216 मीटर क्यूब। हमसे इसका बोला गया है इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ध्यान से हम लोग इसको हल करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि इसका जो आयतन होता है उसको हम लोग a क्यूब से लिखते हैं। ठीक, कोई एक घन है तो देखिए मैंने एक घन बना दिया, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका आयतन a क्यूब होता है, इसका आयतन दे दिया है 216। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, अब इसका a क्यूब है तो हम लोग क्या करेंगे, a और इधर लिखेंगे 216, और यहाँ छोटक्का सा बाहर करनी में 3 लगा देंगे, इसको करनी कहते हैं। ठीक है, जो ये अंदर लिखा होता है। अब देखिए ध्यान से, अब इस 216 के आप कर लीजिएगा फैक्टर, तो क्या आएंगे फैक्टर, 2 फिर 2 फिर 2 3 3 और 3। देखिए स्क्वायर होता है तो अंडर रूट लगता है, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक, अगर क्यूब होता है तो लगता है क्यूब रूट, जिसको हम लोग क्यूब रूट कहते हैं इंग्लिश में, और ये इसको हम घनमूल कह सकते हैं। अब ये 3 लिखा है तो इसका मतलब अब 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, 3 का त्रिक बनेगा, तो इससे आ जाएगा 2 × 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। पर यहाँ गलती हो सकती है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट के तौर पर लीजिएगा। अब हमसे पूछा गया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, घन का, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घन का वक्र पृष्ठ। ठीक, तो कितना होता है वो ध्यान से सुनिए, वो होता है 4a², 6 नहीं होता तो 4 लिखा, और a² इसका मतलब 6 का स्क्वायर। अगर ये घन कह देता कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फिर इसका आंसर हो जाता 6a²। अब 4, ये होगा 36, तो 36 × 72, और ये होगा 144। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्या करना था। और हाँ, मात्रक लिखना मत भूलिएगा, ये हम लोग इसका आंसर मीटर में लिखेंगे और इसका मीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और ये इसकी भुजा थी। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। चलिए 3 का घ नंबर भी हो गया। अब हम लोग करेंगे चौथे का क नंबर क्वेश्चन। अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है ना। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, है ना, मन करे आपका। तो चौथे का क नंबर क्वेश्चन, क्योंकि अभी पिछला वीडियो कितने लोगों ने देखा, मतलब 24 घंटे में 8-9 हज़ार लोगों ने देख लिया। मान लो 8,000 तो अभी तक देख ही चुके हैं। अब अगर 8,000 लोगों ने देख लिया, लाइक कितने किए उसमें, 1000 से भी शायद कम होगा। अब सोच लीजिए आप कि इतने 7,000 देख के चले गए ऐसे ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, पर आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको लगेगा इस वीडियो में कुछ है ना। इसलिए लाइक का ऑप्शन अगर दिया गया है तो आपका फ़र्ज है दबाना, क्या जाता है आपको उससे, है ना। तो देखिए चौथे का क नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि साइन, हाँ पेपर में इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख के रख लीजिए कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, हम 3-4 क्वेश्चन इसके करवा देंगे ढूंढ के, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यदि साइन a बराबर कॉस a - 26 और जहां 3a न्यून कोण है। ये 3a न्यून कोण क्यों है, क्योंकि ताकि ये 90 से कम है। न्यून कोण क्या होता है, 90 से कम। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि देखिए अब इसको कैसे करना होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कैसे करना होता है ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम। तो हमने लिखा साइन 3a,
अब हम साइन को साइन लिखा रहने दें, 3a को 3a लिखा रहने दें और cos a माइनस 26। इन्होंने कहा कि जो ये 3a है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा कि जो 3a है वो कैसा है, न्यून कोण। इसका मतलब हम इसको 90 से घटा सकते हैं। अगर हमने इसको 90 से घटाया तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ध्यान से सुनिए। पेपर में कैसे, कहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई। इस साइन को नहीं लिखना है, अब हमें इसको साइन को हटा के साइन के साथ क्या चलता है, कॉस चलता है, तो कॉस लिखना है। क्यों, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। समझ गए, इसलिए इसकी जगह पर ये लिखोगे। अब कॉस इधर, बच्चे काट देते हैं, काटना नहीं है, हर बार बताते हैं क्या करना है, ऐसे ही हटा देना, एलिमिनेट कर देना। तो 90 माइनस 3a और ये a माइनस 26, ठीक। अब ये माइनस का 3a, a को इधर ले आइए, उसके बाद माइनस के 26, ये 90 उधर जाएंगे, 90 माइनस के ये हो जाएंगे 116 माइनस के, ठीक, 116 हो जाएंगे, इधर हो जाएगा माइनस का 4a। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 नीचे जाएगा, 116 और ये 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, कितने बचेंगे 3, और उसके बाद कितने बचेंगे 3 बचेंगे, और 4 9 या 36, इसका मतलब 29 आया, और ये माइनस का था तो माइनस माइनस खत्म। a बराबर कितना आ गया, 29 डिग्री आ गया। इस तरीके से a की वैल्यू कितनी आ गई, 29 डिग्री। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो, चलो आंसर चेक कर लो। अब 29 आया है और इन्होंने कहा था कि 3a न्यून कोण है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 87। तो ये तो 90 से कम है, इसका मतलब आंसर क्या है, सही है। पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि अपना आंसर आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं 4 का नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अब बात करेंगे 4 के खा नंबर की। तो चलिए आप समझते हैं 4 के का के बाद 4 के खा नंबर को, ठीक। क्या लिखा है 4 का खा नंबर क्वेश्चन, तो 4 का नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे 4 के खा नंबर क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया भी है। क्या लिखा है कि एक देखिए चित्र है जिसमें कि ओ ए बी सी एक कोई क्या है, वर्ग है। तो चले सबसे पहले जो चित्र बना है उस चित्र को सबसे पहले बना लेते हैं। इस प्रकार का आपका डायग्राम जो है वो बना हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इसमें एक हमारा कोई वर्ग है और इस वर्ग का जो नाम है वो नाम है हमारा ओ ए और उसके बाद बी और सी। फिर कह रहे हैं कि इसमें एक चतुर्थांश के अंदर बना हुआ है। इसका मतलब लिखा हुआ है कि चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ओ पी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और क्यू ये है। फिर कह रहा है कि इसके अंदर बना हुआ है। फिर कह रहे हैं कि ओ ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितना लिखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो लिखी है 20 सेंटीमीटर। तो आपको तो ये बात पता ही होगा कि अगर ये वर्ग है तो इसका यहाँ पर कोण बनेगा कितना, 90 डिग्री का, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पूरा जो डायग्राम है चतुर्थांश है, उसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। तो अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का, तो आपको करना क्या होगा, पूरे चतुर्थांश में से वर्ग को घटाना होगा। चलिए वही करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि छायांकित, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्या लिखेंगे हम लोग, क्षेत्रफल लिखेंगे। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये मेरा जो लैपटॉप है बार बार बंद होता है, तो ये जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, हम लोग पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और उसमें से क्या घटा देंगे, हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब चतुर्थांश होता क्या है, एक वृत्त का चौथा हिस्सा, इसका मतलब इतना ये भाग कहलाता है चतुर्थांश। इसका मतलब इस अगर वृत्त का चौथा हिस्सा अगर चतुर्थांश कहलाता है तो हम लोग इस वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम लोग 4 से भाग कर दें तो ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया, ठीक। अब वर्ग का रटने की आवश्यकता यह है ना। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। अब वर्ग की भुजा तो दी है, पाई का मान 3.14 लेना है, इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है इन्होंने। फिर उसके बाद आर नहीं पता। अब ये आर कैसे निकालोगे, अब समझो मेरी बात, आर कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आप ना अगर इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए तो यही मेरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। क्योंकि देखिए इस चतुर्थांश के लिए ये त्रिज्या का काम करेगी। लेकिन ये रेड वाली लाइन जो ओबी है ये वर्ग का विकर्ण भी है,
ये वर्ग का विकर्ण भी है। अगर ये वर्ग का विकर्ण है तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई वर्ग हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई वर्ग हो और उसकी भुजा मान लीजिए a हो तो ये सारी फिर a हो जाएंगी। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो a√2 होता है। ठीक है, a√2 होता है। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हमने बताए हैं, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। समझ गए? कैसे प्रूफ हुआ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज बना है और ये वक्र विकर्ण का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे कि OB बराबर कैसे निकालेंगे, OB क्या है मेरा, OB हमारी त्रिज्या भी है और साथ ही साथ ये विकर्ण भी है ना। तो विकर्ण है तो इसको कैसे निकालेंगे, इसमें लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस से भी कर सकते हो मेरे लाल, उससे भी हो जाएगा। और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 और गुणे भुजा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब √2 और भुजा कितनी है 20, तो ये आंसर हो गया 20√2 और ये सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पाई की जगह पे 3.14 रखना है, इसकी जगह रखना है 20√2 और r की जगह पर भी 20√2 और नीचे कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। ठीक, और बीच में लगा है माइनस, भुजा स्क्वायर, इसका मतलब OA का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से मेरी बात सुने। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4 × 1 = 4 और 4 × 5 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, अब देखिए बहुत आसान है, बचेगा 3.14, फिर उसके बाद 20 × 5 = 100 हो गया, और √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, और नीचे कितना है, खत्म, नीचे कुछ है ही नहीं। ठीक, उसके बाद देखिए माइनस 20 का स्क्वायर 400 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन बन गया, देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको इससे कर दीजिए गुणा, तो जैसे गुणा करेंगे तो ये आएगा 314 गुणे में 2 माइनस का 400, इसको इससे गुणा कर दीजिए 628 माइनस का 400, आंसर कितना आ गया बताइए, 228। क्या निकाल रहे थे हम लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये आंसर सेंटीमीटर में था ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी थी, ऐसा बोला गया था। अगर पाई की वैल्यू 3.14 नहीं लेंगे तो 228 कुछ और आंसर आएगा, वो भी सही होगा। अगर नहीं कहते हैं कि पाई की वैल्यू इतनी लीजिए, समझ गए बात को, तो जल्दी से अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। 4 का नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे 4 के ख नंबर के क्वेश्चन की, और चैनल जो मैंने आपको बताया था वो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 4 का हो गया है, अब 4 का गा स्क्रीन पर दिखा होगा आपको, क्या लिखा है, एक धातु के ठोस गोले का व्यास। इसका मतलब एक धातु का कोई ठोस गोला है, इसका जो व्यास है वो कितना दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कह रहे हैं, इसको पिघला देते हैं और पिघलाने के बाद इस प्रकार का एक समान लंबाई का, एक समान आकार का, लंबाई का नहीं, एक समान आकार का, मतलब कहीं से फूला और ऐसा कुछ नहीं है, ये बराबर है। ठीक, एक समान लंबाई का तार बनाते हैं, सॉरी आकार का तार बनाते हैं। ठीक, एक समान आकार का, इसका मतलब इस आकार समान है तो इसका जो व्यास है, त्रिज्या है, ये भी क्या होगी, समान होगी। ये क्या होगी, समान होगी, क्योंकि जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी। ठीक, तो इसका ये मतलब है तार बना देते हैं, और तार जो बनाते हैं, अब वो तार नहीं कहा गया है कि कैसा बनाते हैं, अब आपको दिमाग लगाना है कि तार कैसा होता है। तार बेलनाकार होता है। ठीक, अब इसको इन्होंने गोले से तार बना दिया, एक समान आकार का। फिर क्या कह रहे हैं, इस तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इस तार में h बराबर 36 सेंटीमीटर दे दिया है, तार की लंबाई, मतलब ये तार की क्या लंबाई कह दिया है, तो मतलब ऊंचाई हो गई। फिर हमसे बोला है कि इस तार का व्यास क्या होगा, इसका मतलब इसका व्यास हमसे पूछ लिया गया है। तो व्यास तो भैया हम निकाल नहीं सकते, हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो पहले इससे त्रिज्या निकाल लीजिए, तो इसको हमने कैपिटल R लिखा और इसकी हो गई 3 सेंटीमीटर, और इसमें व्यास का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें पहले त्रिज्या को निकालना होगा तब व्यास निकलेगा। आई बात समझ में, डायरेक्ट हम लोग निकाल नहीं सकते, सिंपल बात है ना। चलिए इसे समझते हैं, बहुत आसान है। अगर हम लोग उसको पिघलाने वाले क्वेश्चन कहते हैं, और ये बात हम आपको बता भी चुके हैं, पिघलाने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते जरूर हैं। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे तार का आयतन, बस हल लिख रहे हैं हम लोग, ऐसे बना के डायग्राम बढ़िया पेपर में करके आइएगा। हम लोग लिखेंगे तार का आयतन किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा।
ऐसे करोगे आप तो बहुत आसानी से कर लोगे, अन्यथा ये चैप्टर में आप कठिन कठिन तरीके पढ़कर थक जाओगे और समझ में कुछ नहीं आएगा। तार का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई और उसके बाद क्या बोला गया आर क्यूब। ठीक है, तो हमने आर क्यूब लिख दिया, सिंपल बात। अब देखो पाई से पाई तो कट गया है ना, अब ये आर बचा। तार का आयतन निकाला गया है, ठीक है, और तार बेलनाकार है और इसका आर ही तो चाहिए हमको, तो आर स्क्वायर। एच कितना दिया है तार का 36 लिख लिया मैंने। अब देखिए ये 4/3, ठीक, इसमें 3 दे रखा है तो हम लिखेंगे 3 × 3 × 3 लिखेंगे। अब ये 3 से 3 खत्म हो गया ना। अब देखिए इधर कितना 4 × 12, 12 × 36, तो इधर भी 36 और इधर भी क्या हो गया आर स्क्वायर बटे में 36। अब ये 36 जब नीचे जाएगा तो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर 36/36। तो अब कितना बचेगा, ध्यान से सुनिए, तो बचेगा आर स्क्वायर बराबर 1। तो आर बराबर क्या है, उधर अंडर रूट लगाएगा 1 के ऊपर और आंसर फिर 1 ही आ जाएगा। समझ लीजिए, बात को सुनते भी रहिएगा, नोट करना ही जरूरी नहीं होता है ना। मान लीजिए आप फिर पूछोगे सर जी स्क्वायर कहाँ गया, फिर आप हमको बताओगे कि सर जी स्क्वायर आपने गलत कर दिया। इसलिए गलती तो किसी से भी हो सकती है, पर जानते क्या है, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। बाकी आजकल हेटर्स कुछ ज़्यादा हो गए हैं। अभी जल्दी किसी ने कमेंट किया, आज ही की बात बता रहे हैं, आज वीडियो आप देख रहे हो ना 7 बजे, बस 2 घंटे पहले ये शूट हो रहा है, आज ही की बात बता रहे। पता नहीं किसी ने चैनल पे कमेंट किया सर जी बकवास बहुत करते हैं। ठीक है, चलो आर हो गया, तो इसका मतलब व्यास। अब व्यास को कैसे निकालेंगे, 2 × त्रिज्या करके, तो 2 × आर, आर का मान 1, तो ये कितना आ गया 2। अब ये कैसे लिखोगे, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में हो गया, समझ गए ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, समझ गए। इस तरीके से हम लोगों का 4 का गा नंबर भी हो गया। अब 4 के हम लोग घा नंबर की ओर बढ़ते हैं। बताइए कुछ समझ में आ रहा है ना, बढ़िया सा। 4 का नंबर लिखा है, यदि बिंदु x, y, एक बिंदु दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है x, y, फिर उसके बाद b बराबर दिया हुआ है 1, 2, यही दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है c बराबर 2, 1, कितना दिया हुआ है, c बराबर दिया है इन्होंने 2, 1। कह रहे कि इससे कोई बना त्रिभुज है और उसका जो क्षेत्रफल है इससे बना कोई एक त्रिभुज है। हम अच्छे से फिर से लिख देते हैं, b बराबर कितना दिया गया है 1, 2। कह रहे इससे एक बना हुआ त्रिभुज है और उस त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 6 वर्ग इकाई है। इसका मतलब हम लोग इसको हल करेंगे और बाद में कह दिया कि सिद्ध करके कुछ दिखाओ, उसको बाद में देखेंगे। लिखेंगे कि a b c का क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है, 6 वर्ग इकाई। अब एक बात बताओ, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, 1/2, उसके बाद x1, फिर y2 माइनस y3, फिर उसके बाद x2, फिर उसके बाद y3 माइनस y1, फिर उसके बाद x3 और उसके बाद y1 माइनस y2 और उसके बाद ये इधर हो गया 6। समझ में आई बात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब वैल्यू रखना है, तो देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। ठीक है, अच्छे से। अब देखिए 1/2, ये बटे में लिखा ना, तो ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। अभी लास्ट में हम लोग इसको 12 लिख देंगे। समझ में आई बात। अब देखो x1 की वैल्यू रखो, x1 की वैल्यू कितनी है, x है। उसके बाद देखिए x2 की वैल्यू रखो, कितनी है 1, ऐसे गलती नहीं होगी। x3 की वैल्यू कितनी रखी है, 2 रखी है। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और ये 2 नीचे जो था उधर गया तो गुणा होके 12 हो गया। क्यों जाएगा, क्योंकि 1/2 है, बटे में लिखा है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, देखो आगे y2 की वैल्यू रखो, y2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू कितनी है 1, फिर y3 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है y, फिर y1 की वैल्यू कितनी है y और y2 की वैल्यू कितनी है 2। ये हो गया। अब इसको देखो जरा ध्यान से, 2 में से 1 चला गया। अब कुछ बच्चे इसको गुणा करते हैं, गुणा नहीं करना है ना, इसको 2 में से 1 घटा दो तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब x × 1 बचेगा। फिर प्लस लगा दो, गुणे में देखो हो गया x × 1, फिर 1 बचेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ब्रैकेट में हो गया हमारा 1 - y हो गया। फिर उसके बाद प्लस का, अब देखो ये तो माइनस होगा नहीं तो 2 का इससे गुणा करो तो 2y और 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, ब्रैकेट में लिख दीजिए। फिर उसके बाद इक्वल टू 12 हो गया। अब देखो ध्यान से ब्रैकेट खोल दो, x से कम x हो गया, फिर +1 प्लस -y प्लस 2y - 4 इक्वल टू 12। अब देखो x में से y हो गया तो ये हो गया -y और +2y, तो -y बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं +y बचेगा क्योंकि 2 का ये बड़ा है। ठीक, अब 1 और ये कितना लिखा है 4, तो 4 माइनस का है, 1 जो है वो प्लस का है, तो माइनस का 3 बचेगा और उधर क्या लिखा है 12, तो x +
y बराबर कितना आ जाएगा, 3 उधर जाके जुड़ जाएगा। और हमें अपने इस क्वेश्चन में यही क्या करना था, प्रूफ करना था, यही सिद्ध करके दिखाना था कि x + y बराबर 15 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ना। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग आगे और कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं 5 के का नंबर तक। अब बात करेंगे 5 के खा नंबर की। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इतना कर सकते हैं। तो कृपया ना कुछ अच्छा कर पाएँ हमारे लिए तो कम से कम बुरा भी ना करें। जो इस तरीके के लोग कमेंट कर देते हैं, गलत बात है ना, फिर हमें हटाना पड़ता है उन लोगों को ऐसे उससे, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाती है आगे। ठीक, चलिए देखिए अब 5 का खा नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि 3x1 = क्या लिखा है, cosec थीटा। फिर लिखा हुआ है कि तथा लिखा हुआ है 3 और x2 = क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है cot थीटा। क्या लिखा हुआ है, cot थीटा। और हमसे कह रहे हैं कि हमें मान बताइए 3 और उसके बाद x1² माइनस और ये x2², इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमसे बोली गई है। कोई बात नहीं, x1 की वैल्यू निकाल लीजिए, x2 की वैल्यू निकाल लीजिए और हल कर दीजिए, बस काम हो जाएगा। लेकिन अभी देखो कैसे थोड़ा आसानी से समझते हैं। ठीक है, देखो ये 3 को अगर हम नीचे लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से हल करेंगे। ठीक, अब देखिए ये 3 नीचे जाएगा तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, cosec थीटा अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है इसको ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो ये 3/x2 लिखा है। अगर हम इस 3 को नीचे ले जाएं और x2 को उधर लेकर चले जाएं, बात समझ आई, तो इससे x2 का मान निकालोगे, बाद में रखोगे, बड़ा क्वेश्चन होगा। हम थोड़ा आसान बताते हैं। इससे 3 को नीचे भेज दो तो क्या बचेगा, 1/x2 बचेगा। अब आप सोच रहे हो कि 3 को भेज दिया तो वहाँ 0 बचना चाहिए। मेरे लाल 3 में गुणे में 1 लिखा होता है ना, तो वहाँ पे 1 ही बचेगा वहाँ से। समझ गए बात को, तो ये भी कंफ्यूजन हमने आपकी दूर कर दी। अब ये हो गया cot थीटा अपॉन में कितना, 3। अब ध्यान से सुनिए, हम लोग लिखेंगे अतः। देखो कितना आसान बनेगा ये क्वेश्चन, 3। अब ये हो गया x1² माइनस 1/x2²। ठीक है, अभी देखो ध्यान से 3 लिखा, x1 की वैल्यू है cosec थीटा बटे 3, तो कितना लिखा, cosec थीटा बटे में कितना, 3, और उसका क्या है, होल स्क्वायर। लेकिन अब आपको ये ब्रैकेट जो है बड़ा वाला लगाना पड़ेगा। ठीक, माइनस, अच्छा 1/x2 कितना लिखा है, cot थीटा बटे 3, तो 1/x2 लिखा है, हम इसकी जगह लिख देंगे cot थीटा बटे 3 और इसके बाद स्क्वायर। अगर आप x2 की वैल्यू केवल निकालते फिर रखते तो फिर ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता, फिर आपको ऊपर कुछ भेजना पड़ता cot वॉट, ऐसे आसानी से हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये लिखा है 3, अब यहाँ अंदर बचेगा cosec स्क्वायर थीटा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर नीचे बचेगा cot स्क्वायर थीटा और उसके बाद नीचे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें किसी को समस्या है, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसमें एलसीएम ले लीजिए और जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, 3। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी थी, क्या बचेगा, 3। फिर इस एलसीएम लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। फिर 9 से 9 खत्म, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, ये गुणे में हो गया ना, तो अब कट सकता है, 3 कम 3, 3 त्रिको 9, तो ये हो गया हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot। एक फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा = 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब cot को इधर भेज दोगे तो उधर 1 बचेगा, इसका मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पर आप 1 लिखोगे, अपॉन में 3 लिखोगे, आंसर हो गया। यही आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। क्लियर है इतनी चीज़। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, 5 के खा नंबर तक कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे 5 के गा नंबर क्वेश्चन में। कुछ बच्चे कल कह रहे थे हमसे कि सर जी त्रिभुज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले करवा दीजिए। तो देखिए जितने भी हम यहाँ पे मॉडल पेपर में करवाते हैं ये सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया है कि AD लंब है BC पर, तो AD है लंब किसके ऊपर, BC पर। डायग्राम आपको मिला होगा, PDF आपने देखी होगी, अगर नहीं मिला है तो चलिए हम डायग्राम बना देते हैं। कुछ इस प्रकार से डायग्राम ये बना हुआ है और यहाँ पे ये लंब है, यहाँ पे लिखा हुआ है B, तो
तो हमने यहाँ लिखा B, ये A हो गया, और उसके बाद उधर है D और यहाँ पर है C, और इसने कहा है कि AD जो है वो BC पे लंब है, ऐसा कह दिया है, और ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों को दिया है, तो हमने लिखा कि दिया है, ये हम लोगों को दे रखा है। अब सिद्ध क्या करना है उसे देखो ध्यान से, तो हमने लिखा कि आखिर हमें सिद्ध क्या करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, क्या AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है BD स्क्वायर और प्लस का AC स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कल की बात है, एक बात बताते हैं। अभी जो है किसी ने कमेंट की चैनल पे, और उसने लिखा कि आप नहीं अगर पढ़ाएंगे तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं कि हम उनसे पढ़ लेंगे, बकवास मत किया कीजिए, पढ़ाया कीजिए। तो भैया अगर आपको बकवास लगती है हमारी क्लास तो ना पढ़िए, बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ से पढ़िए, है ना। और मेरा भी यही मानना है कि अगर नहीं अच्छा लगता है मेरी क्लास में तो आप कहीं से और से पढ़ो, है ना। पढ़ना वहीं चाहिए जहाँ दिल लगा हो, है ना। और जहाँ आपका दिल ही काम ना करे, आप किसी और पर्पज़ से पढ़ रहे हो तो फिर वो अच्छी बात नहीं है ना। इसीलिए अब चलो देखो इसकी उपपत्ति, बाकी मेरे प्यारे बच्चे सबको ये बात पता है कि हम आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब ये देखो ये हो गया इतना। अब देखो AB स्क्वायर CD स्क्वायर BD, वरना 2-2 घंटे खड़े होके ये इतना वीडियो बनाना मेरे लिए, और क्या मिलता है, क्या मिलता है इससे हमको, पर ये किस लिए हो रहा है वो क्या बताएं हम आपको कि किस लिए हो रहा है, किस लिए इतनी मेहनत की जा रही है। कि आधा वीडियो मॉर्निंग में बनाया, आधा वीडियो इवनिंग में बनाया, फिर मर्ज किया, जोड़ा, फिर आपको दिया जा रहा है। समझ लीजिए आप, है ना। 2-2 घंटे पॉसिबल नहीं है, और खड़े हो जाते हैं पर घर में है ना, शोर होता है, कहीं से कोई टपक पड़ता है, कोई दिक्कतें होती हैं। कितनी दिक्कतें होंगी आपको ये बात नहीं पता है ना। चलिए उपपत्ति करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये एक इससे लंब डाला गया है और कुछ नहीं कहा गया, और कुछ भी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया है। तो बताओ ये वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग लिखेंगे, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABD, क्या लिखेंगे ABD में। अच्छा एक बात बताओ, ABD में चलेंगे तो AD आएगा ना, और उसमें चलेंगे तो फिर से AD आएगा, है ना। और दोनों में इसमें देखिए कहीं AD नहीं है, तो दोनों से AD खत्म हो जाएगा। आसान है क्वेश्चन, चलो देखो कैसे। अब इसको देखिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, तो ये हमारा कर्ण है, इसका मतलब AB हमारा कौन है, कर्ण है। तो हम लोग लिखेंगे AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे AD का होल स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर, या चाहो आप तो पहले AB लिख चुके हो तो आप BD लिख दो, हम BD लिख देते हैं। ठीक, BD का होल स्क्वायर और प्लस का AD का होल स्क्वायर। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ से आप निकालिए AD की वैल्यू, तो BD इधर जाएगा, तो ये हो गया AB स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर और इक्वल टू AD। AD क्यों निकाला, ताकि एलिमिनेट हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे ADC में, इसमें लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, कर्ण कौन है, AC है, तो हम लोग लिखेंगे कि AC स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि CD स्क्वायर, तो हमने लिखा CD स्क्वायर और प्लस का AD स्क्वायर। अब यहाँ से भी AD की वैल्यू निकालिए, AD की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा AD स्क्वायर, और ये CD कहाँ जाएगा, ये इस तरफ ले आओ, तो AC स्क्वायर माइनस का CD स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये AD स्क्वायर दोनों पार्ट बराबर हैं, इसका मतलब इन दोनों समीकरणों को अगर हम ध्यान से देखें, इन दोनों समीकरणों को अगर हम ध्यान से देखें तो AD पार्ट बराबर है, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा कि नहीं, ये वाला पक्ष बराबर तो ये वाला आपस में बराबर। ठीक, तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, क्या लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर, फिर लिखेंगे कि AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। लेकिन अब जो प्रूफ करना है उसको देखो, AB स्क्वायर, फिर क्या चाहिए CD, तो उस CD को जो उधर निगेटिव लिखा है उसको इधर ले आओ ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और BD को उधर भेज दो, है ना, बस यही कर लो। तो हमने लिखा AB स्क्वायर और ये CD को इधर ले आए, और जैसे ही CD को इधर लाए ये हो गया पॉजिटिव, और BD को उधर भेजा तो ये भी हो गया पॉजिटिव, और AC तो पॉजिटिव लिखा ही था। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दम है, 4 नंबर आपको फ्री में मिले या नहीं मिले, था इसमें कुछ नहीं ना, कुछ भी नहीं था। तो चले अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसके बाद हम लोग कहाँ की बात करेंगे, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि किससे पूछा गया है, आपके 14 नंबर चैप्टर से। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, है ना। अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया 5 का गा। अब 5 का घा पढ़ेंगे, है ना, 4th पार्ट। तो चलिए ये हो गया 5 का घा नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, लिखा है कि वर्गांतर दिया हुआ है, ठीक। तो वर्गांतर मैंने लिख लिया, कितना लिखा हुआ है वर्गांतर, तो वर्गांतर लिखा हुआ है, लिख लेंगे अभी हम। फिर उसके बाद इसकी बारंबारता दी है, तो एक कॉलम हम छोड़ देते हैं क्योंकि वर्गांतर से हम लोगों को x निकालना होता है। बारंबारता f दे दी है, ठीक। इसकी स्पेशल क्लास मैंने आपको पहले ही दे दी है। ऐसा कोई भी वीडियो, ऐसी कोई भी चैप्टर नहीं है ऐसा बायोलॉजी को छोड़कर कि जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो, है ना। तो इसलिए आप चाहो तो सब देख सकते हो, बस आपको प्लेलिस्ट में जाके ढूंढना है। देखिए ये 0 से लेकर 10, फिर 10 से लेकर 20, फिर 20 से लेकर 30, फिर 30 से लेकर 40, और 40 से लेकर 50, और उसके बाद 50 से लेकर कितना, 60। ये आपको दे दिया गया है। 50 से लेकर कितना हो गया, 60 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। फिर जरा मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 50 से 60 हो गया, x निकालेंगे बाद में। f क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 5x, फिर उसके बाद 20, उसके बाद 15, उसके बाद y, और उसके बाद 5, ये दिया हुआ है। फिर देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अब हम इससे x निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो 10 में 0 जोड़ा 10 को भाग किया 5, फिर इसको जोड़ा 30, 15। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखो 10 आया, 10 जोड़ते सब में चले जाओ, तो ये 25, अब ये हो गए 35, फिर ये हो गए 45, और ये हो गए 55, ठीक। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से अब पढ़ो कि निकालना क्या है। कह दिया है निम्नलिखित सारणी में आंकड़ों का माध्यक दे रखा है इस क्वेश्चन में 28.5, और माध्यक निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है, उसके बिना आप माध्यक नहीं निकाल सकते। माध्यक दे दिया है, फिर कह दिया है कि इन बारंबारताओं का जो जोड़ है वो 60 है। इसका मतलब यहां से n बराबर अगर हम निकालेंगे तो 60 आएगा, ठीक, ये 60 आएगा। बात समझ में आ गई। और साथ ही साथ अगर हम इनको सबको जोड़ेंगे तो देखिए 20 और 5 25, 25 और 15 40, 40 5 45, फिर से जोड़ लीजिए। देखिए 25 25 15 40 और 5 45, तो n बराबर आया 45। ये बीच की लाइन हटा दें, ठीक। 45 प्लस x प्लस वाई, कितना, x प्लस वाई, इनको सबको जोड़कर ये आएगा। इसका मतलब 45 प्लस x प्लस वाई ये बराबर है, किसके बराबर है, 60 के बराबर है, ठीक। तो इसमें 60 यूज करो चाहे ये यूज करो, दोनों से आंसर सेम आएगा, पर 60 आसान है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब हमसे इस क्वेश्चन में माध्यक देकर ये पूछा गया है कि इसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिए हम कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। n बराबर 60, ये इतनी चीज़ दे रखी है। देखो अब हम लोग लिखेंगे माध्यक का फॉर्मूला। तो माध्यक का दे दिया है वैल्यू 28.5, यहाँ से हल करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनते जाइएगा। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस c अपॉन में f, और कहीं कहीं CF लिखा हुआ है तो उससे घबराए नहीं। और ये 28.5 बहुत आराम से हम आपको बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ वैल्यू चेंज करके ये क्वेश्चन इसी तरीके से दिया जाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें हमको संचयी बारंबारता निकालनी होती है, इसका मतलब CF निकालनी होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो कैसे निकलती है, 5 को 5 लिखोगे, 5 को 5 लिखा, 5 में x जोड़ोगे तो 5 प्लस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा। फिर इसको इसमें जोड़ोगे तो 25 प्लस x हो जाएगा, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे तो 40 प्लस x, और उसके बाद प्लस y हो जाएगा, ठीक। बस यही फायदा है हमारा मार्कर का। फिर 5 जोड़ोगे तो 45, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर आए कि नहीं आए, सेम आएंगे। अगर आपने गलती की है तो पकड़ सकते हो आप यहीं। अब समझो इस क्वेश्चन में तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा या माध्यिका वर्ग कौन सा होगा। माध्यक लिखा है, माध्यिका होता है माध्यक का मतलब। अब 28.5 दिया है, आपको 28.5 दिया है, आप n/2 करते हो और आंसर आता है 30।
उसके बाद 30 आया। अब आप सोच रहे हो 30 किस में होगा, इसमें होगा कि इसमें होगा, पता नहीं किस में होगा। तो उसके लिए मेरी बात ध्यान से समझो, 28.5 है। तो बताओ अगर माध्यक दे दे तो यही वाली ट्रिक अपनाना, 28.5 इस वाले कॉलम में आएगा। इसका मतलब ये वाला कॉलम ही हमारा कौन सा वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग होगा, जिसे माध्यक वर्ग कहेंगे। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? 28.5 20 और 30 के बीच में आएगा। बस सारा खेल अब हो गया। अब ध्यान से सुने, L हमको पता चल गया कि 20 हो गया, तो L बराबर 20 हो गया, क्योंकि ये लोअर लिमिट होती है। फिर अब हमको N तो पता ही था, अब हमको F चाहिए। F क्या होता है, ये F हो गया, ये F हो गया। C क्या होता है, ये हमारा C हो गया, ये मेरा C हो गया। समझ गए बात को? फिर देखो, क्योंकि इसके ऊपर वाला होता है, ये सब पढ़ा चुके हैं। H क्या होता है, इन दोनों का अंतर, जो कि 10 हो गया। तो अभी सब लिख लो। F बराबर कितना हो गया, 20। फिर उसके बाद C बराबर कितना हो गया, 5 + x, और H बराबर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर मतलब कि 10। सॉल्व कर दो। L की वैल्यू 20, n/2 मतलब 60/2, 60/2। C की वैल्यू कितनी है, 5 + x। अब देखो गलती होने जा रही है, यही गलती हो जाएगी तो आपसे हो गई गलती। क्यों गलती हो गई, क्योंकि माइनस था। और देखो बस यही करके हम पढ़ाते हैं, हो गई गलती, ताकि आपसे ना हो। और क्या वजह है भाई, इस तरीके से पढ़ाने की नहीं, रटवा ले लो। ठीक है, चलो। तो अभी ब्रैकेट लगाना था, जो कि आपने नहीं लगाया था, और नहीं लगाओगे ब्रैकेट तो गलत हो जाएगा। F की वैल्यू कितनी है, 20, तो यहाँ पर 20 लिखा। फिर उसके बाद इंटू H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है 10, तो ये मैंने 10 लिखा, और बराबर हो गया 28.5। समझ गए बात को? ये 20 इधर जुड़ रहा है, ये 20 से 20 आप काट नहीं सकते हो। अगर आपने काट दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है, इंटू नहीं है। ठीक है, ये गलती होती है। तो ये 20 उधर जाके घटाओ, तो आपका हो जाएगा 28.5 माइनस का 20। ठीक, अभी मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए 60/2 30 होगा, ये 30 होगा। 30 के बाद 5 घट जाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो गया। और x माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा। 30 5 चले गए, 25, और ये माइनस का x थोड़ा डायरेक्ट मैंने कर दिया, और अपॉन में 20। समझे? अब ये हो गया 25 माइनस का x। अब 28.5 में 20 चले गए तो आंसर आएगा 8.5, और जो नीचे 20 लिखा था उधर जाके गुणा हो गया। ठीक, अब 8.5 को 20 से गुणा कर लीजिए, तो 8 दूनी 16 और 1 17, और उसके बाद 1 0, तो आंसर इससे 17 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर 17 आ जाएगा, गुणा करके देख लीजिएगा। और ये 25 और माइनस का x। अब इस x को उधर भेज दीजिए, और 17 को इधर ले आइए। अब 25 में 17 चले गए तो 3 और 5 8। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। x बराबर 8 आ गया। अब x बराबर 8, ठीक, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में क्या करने पर, रखने पर। अब आप इसको रख के देखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये दोनों बराबर होंगे, तो देखिए n और 45 + x + y। तो हमने लिखा 45 + x + y बराबर n की वैल्यू कितनी है, 60। समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां से x की वैल्यू 8 रख दीजिए, तो 8 रख लो, तो ये हो जाएगा 45 + 8 + y बराबर 60। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी कितनी, ध्यान से सुनिए मेरी बात। y बराबर आपका आंसर आ जाएगा 45 में 8 जोड़ दिए तो 53, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरीके से y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। समझ गए बात को? तो 7 8 15, और 45 में 15 जोड़ दीजिए, 7 8 15, और 45 में 15 जोड़ दीजिए, 60। आंसर क्या है, सही है। ये चेक कर भी जो है आप कर सकते हो। तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, 5 का घा भी हो गया। अब पहुंचेंगे 6 के का नंबर क्वेश्चन पे। बढ़िया वो भी क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 6 का नंबर क्वेश्चन। देखिए पीडीएफ का प्रिंट नहीं हो पाया था, तो लैपटॉप बार बार ना टच करना पड़ता है। चलो अब क्या है, 6 का नंबर क्वेश्चन। ठीक, 6 का नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, कॉट, क्या लिखा हुआ है, कॉट ए। ठीक, कॉट ए माइनस कॉस ए। अगर वहां पे मिसप्रिंट हो, आपका ए ना लिखा हो तो लिख लीजिएगा। उसके बाद कॉट ए प्लस का कॉस ए। ठीक, माइनस की जगह पे यहाँ पे ये इक्वल टू है कॉसेक ए, और उसके बाद -1 अपॉन कॉसेक ए
+1। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ पर a लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। लिख दिया है मैंने। अब इसको हमें हल क्या करना है, LHS पार्ट लेना है। LHS पार्ट जब कभी भी आप लोगे तो पहले LHS पार्ट को अच्छे से नोट करोगे। cot a, फिर cos a, फिर उसके बाद नीचे क्या लिखा है, cot a प्लस का cos a, ठीक। अब देखिए कब तक हम सोचेंगे कि होली का माहौल है और हम आपको अगर वीडियो दें और बाहर की आवाज़ ना आए तो ये कब तक चलेगा, है ना। इसलिए हमने सोचा ठीक है, अगर बाहर की कोई आवाज़ इसमें आती है वीडियो में तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरा काम है आपको पढ़ाना। जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं अब हम ही जानते हैं, cos a अपॉन में sin a, है ना। आप लोग बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने वो वीडियो बहुत तेज़ी से देखा। तेज़ी से देखने का मतलब बहुत अच्छे से आपने उसको लाइक किया, है ना। चलो अब हम लोग cos a इसमें है, cos a इसमें है, इसके अपॉन में 1 है और इसके अपॉन में भी 1 है। ऊपर से cos कॉमन ले लो, तो cos a कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 अपॉन sin a और उधर से बचेगा केवल 1। तो चाहो तो 1 लिखो या ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। उसके बाद अपॉन में इधर cos a इसी तरीके से यहाँ भी कॉमन ले लिया, 1 अपॉन sin a और प्लस का 1। अब ये cos a से cos a ख़त्म। अब 1 अपॉन साइन को क्या कहते हैं, यही लिख दिया जाए, क्या कहते हैं, कॉसेक कहते हैं। और माइनस कितना हो गया, कॉसेक a -1 और यहाँ हो गया कॉसेक a और +1। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। समझ गया बात को। तो चलें अभी हम लोग ना समझ गया हो गया आप लोग कैसे हमने इसको किया। तो 6 का नंबर भी हो गया, चाहो आप तो स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया ये भी क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि एक ठोस एक बेलन के रूप का है। एक ठोस है जो एक किसके रूप का है, बेलन के रूप का है। तो चले ये कौन सा क्वेश्चन है, 6 का नंबर। एक ठोस एक बेलन के रूप का है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोले लगे हुए हैं। कैसे है, एक बेलन के रूप का है, तो ये देखिए एक बेलन के रूप का ठोस हम बना देते हैं और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। इसका मतलब ऐसे और ऐसे अर्धगोले लगे हुए हैं। कह रहे हैं इस ठोस की जो कुल ऊंचाई है वो 19 है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 19 सेंटीमीटर है। फिर कह रहे हैं कि बेलन का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है, 7। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी 7/2। तो इसका मतलब 3.5 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक 3.5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 ही होगी और यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 ही होगी। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर है इतनी चीज़, समझ में आ रहा है। अगर आपको ये कलर अच्छे से नहीं दिख रहा है ग्रीन, तो हम इसे ब्लैक कर देते हैं। 3.5 और यहाँ पर भी 3.5, ठीक, सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, जगह नहीं है उतनी, ठीक। समझ में आ रही इतनी चीज़। फिर देखिए ध्यान से, अब आगे बोला गया है इस ठोस का कुल आयतन ज्ञात करो। ठोस का कुल आयतन ज्ञात करो। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, और जगह क्यों छोड़िए ऊपर, ध्यान दीजिएगा। अभी लिखेंगे कुछ, लिखेंगे ठोस का कुल आयतन। हमारे करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा ठोस का कुल आयतन। तो क्या लिखेंगे बच्चा, ठोस के कुल आयतन में लिखेंगे बेलन का आयतन और दोनों अर्धगोलों का आयतन। तो मैंने यहाँ पर लिखा बेलन का आयतन, तो लिखा गया बेलन का आयतन और प्लस दोनों, क्या लिखेंगे, दोनों अर्धगोलों का आयतन। दोनों अर्धगोलों का क्या लिखेंगे, आयतन। ध्यान से अब सुनिएगा, इस बेलन का जो आयतन है उसके लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे πr²h। और दोनों अर्धगोले मतलब दो अर्धगोले का आयतन वो कितना होता है, 2/3। और 2 क्यों लगाया, ध्यान से सुनिए, 2 क्यों लगाया, क्योंकि दोनों 2 हैं अर्धगोले, है ना। फिर उसके बाद πr3। अच्छा, इसकी r और उसकी r दोनों की r सेम है, इसलिए स्मॉल r लिखा गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं। और गोले में h होता नहीं, तो हमें टेंशन की कोई ज़रूरत है भी नहीं। अब समझो बात को, इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, पाई तो पहली बात कॉमन है, r² भी क्या है, कॉमन है। अंदर इसमें क्या बचेगा, h बचेगा, इसमें से h बचेगा। अब इसमें से देखो r² निकल गया, पाई निकल गया, एक r बचा है, तो कितना बचा, 4/3 बचता है, 2 दूनी 4/3 और एक r बचता है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। यहाँ लिखेंगे हम गोला
ये नहीं, गोला नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्धगोला। क्या लिखेंगे, अर्धगोला। तो हमने देखो क्या लिखा, अर्धगोला। इस अर्धगोले में r बराबर कितना है, 3.5। ये कहाँ से आया, 7/2, तो आंसर आया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसके बाद बेलन, तो हमने यहाँ लिखा बेलन, और बेलन में r बराबर कितना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, 3.5। अब इस क्वेश्चन में फिर आखिर गलत क्या होता है जो इतना ये ऐसे क्वेश्चन बनाया गया है, वरना तो डायरेक्ट था। इस क्वेश्चन में ये गलत होता है कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 है, ये बेलन की ऊंचाई नहीं है। समझ रहे, संपूर्ण ऊंचाई 19 है, ये बेलन की ऊंचाई नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमें इतना निकालना है जो कि ये हमारा यहां से यहां तक h था, तो क्या करना होगा, 19 में से हमको कुछ घटाना होगा। इधर से भी हमको 3.5 घटाना होगा और इधर से भी घटाना होगा। तो इसका मतलब 2 गुणे 3.5 घटाना पड़ेगा, 2 बार घटाना पड़ेगा, इसलिए 2 लिख दिया। आप चाहो तो आप 3.5 2 बार लिख दो, सेम आंसर आएगा। अब ये 19 हो गए और ये 7 हो गए, गुणा करके आप देखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर। अब ये h हो गया, समझ में आ रही इतनी चीज़। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, तो हमने लिखा 3.5। 3.5 को कितनी बार लिखेंगे, 3.5। उसके बाद h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू मैंने निकाल दी है 12। फिर उसके बाद 4/3 और उसके बाद r की वैल्यू कितनी है, 3.5। समझ में आ रही इतनी चीज़। अब इसको सॉल्व करना है, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। तो जैसे ही आप 0 बढ़ाओगे, आप देखो कैलकुलेशन देखना, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो 7/2, 7/2। ये 7 से 7 खत्म, 2 से इसको काटा, ये हो गया 11। अब इसको लिखो, लिखो इसको 11। फिर ऊपर ये वाला 7 खत्म हो चुका है, एक 7 बचेगा। ठीक, उसके बाद नीचे ये वाला एक 2 बचेगा, तो नीचे कितना हो गया, एक 2 हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ हो गया 12 लिखा मैंने, कटेगा नहीं, बीच में प्लस है। ठीक, 4 इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो इसको इससे आप गुणा करोगे तो देखो 2 बार किया था तो 7 आया था, 4 बार करोगे तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब इससे मिलेगा 14/3। अब आगे आप कर लीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा और उसके बाद कर लीजिएगा कि हम कर दें क्या, देखो ये 77/2। उसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिए, 12 × 36 और 36 में 14 जोड़ दीजिए, 36 में 14 जोड़ेंगे तो 50/3। अब तो कर ही लोगे ना, अब ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो अब इसको आप कर लीजिएगा। अगर ये देखिए कैंसिल आउट भी हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 25, और 25 को 77 से गुणा कर दीजिए, 25 को 77 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना भी आपका आंसर आ जाए अब अपॉन में 3 लिख लीजिएगा। तो हम कर देते हैं, देखिए 77 × 25, 5 से कीजिए, 5 सत्ते 35, हासिल लगे 3, 5 सत्ते 35, हासिल लगे 3, फिर 5 सत्ते 35 और 3, तो 385। 2 से करोगे आप तो 2 सत्ते 14, हासिल लगे 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, क्या आएगा 5, 8 4 12। फिर उसके बाद हासिल लगा 1, ये 9, फिर उसके बाद 19 25 बटे कितना 3, और चाहो तो आप डिवाइड कर लो, वरना यही आंसर क्या है, सही है, सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 का खा नंबर क्वेश्चन हो चुका है, अब 6 के गा नंबर को करेंगे, फिर 6 के घा को, और 2 क्वेश्चन और बचेंगे, मतलब 4 क्वेश्चन अभी और बचेंगे। 6 का गा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 6 का गा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए रैखिक समीकरण 3x/2, ऐसे लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है 5y/, फिर क्या लिखा हुआ है 2 = 7, और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि 9x - 10y और = 4। कह रहे हैं कि ये संगत है, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत आसान है, संगत है, इसका मतलब ये है कि देखिए असंगत और संगत होता है। असंगत कब होता है, जब उस समांतर रेखा वाला समीकरण आता है। तो अभी हम आपको बिल्कुल पूरा बेस बता देंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब इस क्वेश्चन को हम हल करना शुरू करते हैं। ठीक, बीच में एक हमने लाइन खींची, इसको देखिए 3x/2 + 5y/2 = 7। अगर आप इसका एलसीएम ले लो तो ये समीकरण बहुत आसान हो जाएगा। क्या ले लो आप, इसका एलसीएम। तो जैसे ही एलसीएम लिया, इधर हो गया 7 दूनी 14, ये हो गया 14, इधर हो गया 3x + के 5y, इतनी बात समझ में आ गई। और ये लिखा है 9x - 10y = 14।
ठीक, इस 14 को इधर लेकर जाओ तो ये निगेटिव हो जाएगा कि नहीं, तो हम इस 14 को इधर ले आए तो माइनस का 14 बराबर 0। अब इसकी तुलना करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे कि तुलना किससे करनी होती है, a1x प्लस b1y, ये आपको पता होना चाहिए, प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 3, फिर उसके बाद b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, c1 की वैल्यू -14, माइनस के 14, समझ गए बात को। फिर इसी तरीके से इसकी तुलना तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, तो हमने लिखा कि तुलना इसकी किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। लेकिन तुलना करते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा, कौन सी बात का ख्याल रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो ये 14 लिखा है इस तरफ होना चाहिए, उधर 0 होना चाहिए, तो इसको इधर ले आइए -14 और इक्वल टू उधर हो जाएगा 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात थी, है ना। अब देखो तुलना करेंगे तो a2 बराबर 9, फिर उसके बाद b2 बराबर -10, c2 बराबर कितना, c2 बराबर 14, वो भी कैसा, निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये निगेटिव 14 हो गया, उधर निगेटिव इधर भी निगेटिव। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब इसमें करना क्या है, अब इसमें हम लोगों को करना है कि चूंकि हम लोग की फॉर्मूला जानते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2, पहले इसको चेक किया जाता है। a1 की वैल्यू देखो 3, a2 की वैल्यू कितनी है 9, फिर उसके बाद b1 की वैल्यू कितनी है 5 और b2 की वैल्यू कितनी है -10, 3 कम 3 और 3 3 को 9, तो 1/3 और ये 1/5 कम 5, 5 दूनी 10, तो ये 1/2 माइनस ऊपर लेकर चले जाइए। क्या ये बराबर आए, क्या नहीं आए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए। तो हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोगों को लिखना है कि देखिए कैसे करना है, ऐसे लिखना है कि चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यह प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है। किसका है, प्रतिच्छेदी, पता है ना आपको, एक रेखा है और ऐसे काट के जाए तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक, ये हमने पढ़ाया है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हो। ठीक, यह किसका रेखा है, समीकरण है प्रतिच्छेदी, तो लिखने की आवश्यकता नहीं, यह संगत हल, इसलिए संगत हल होगा। कैसा हल होगा, संगत। अगर ये कह रहे हैं कि यदि कि इसका हल संगत हो तो इसको किसके द्वारा हल कीजिए, व्रज गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। समझ में आ रही इतनी बात, व्रज गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, हल करना है। तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वो लेना जरूरी है। ठीक, वो लेना जरूरी है। अब देखिए इसको व्रज गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, इसे हमें थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा जगह चाहिए। अब व्रज गुणनखंड विधि देखिए बहुत आसान है, तो लिखेंगे व्रज, ठीक, गुणन विधि कैसे लिखेंगे, लिखेंगे व्रज, तो अच्छे से लिख दिया जाए, व्रज गुणन विधि। अब ये क्या होता है, कैसे इसको करते हैं, ध्यान से मेरी बात को अच्छे से सुनते जाइएगा। व्रज गुणनखंड विधि का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है x फिर लाइन, फिर y फिर से लाइन, फिर 1 फिर से लाइन। ठीक, एक फॉर्मूला होता है बाबा चले अयोध्या बाबा, फिर से बाबा चले अयोध्या बाबा, बाबा चले अयोध्या बाबा, BCAB। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे। ठीक, अब यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 2। अब बन गया, इसी में सारा बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक, अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, कैसे वैल्यू पुट होंगी। अब फिर से यहाँ लाइन खींची, क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, लिखेंगे x फिर लाइन खींचेंगे, y फिर से लाइन खींचेंगे, फिर 1 और फिर से लाइन खींचेंगे। अब देखो बाबा मतलब b1 की वैल्यू लिखनी है, b1 की वैल्यू कितनी है 5, देखिए यहाँ पे 5 लिखी है कि नहीं लिखी है, b1 की वैल्यू लिख दी मैंने, b1 की वैल्यू समझ में आ रही इतनी बात, b1 की वैल्यू हो गई। फिर b2 की वैल्यू देखिए, अब b2 की वैल्यू कितनी है -10, तो ये -10, फिर यहाँ लास्ट में भी वही चीज़ कर दीजिए, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखनी होती है ना, तो यहाँ क्या लिखना होता है 5 और उसके बाद -10, समझ गए। फिर देखिए क्या है C1 की वैल्यू कितनी है -14, तो -14 हो गए। फिर C2 की वैल्यू भी कितनी है -14। ठीक, उसके बाद फिर देखिए अब A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो A1 की वैल्यू 3। फिर A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू देखो, A2 की वैल्यू कितनी है 9 लिखा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। इतना करने के बाद आपका काम होगा कि एक बार अपनी वैल्यू को चेक कर लो,
तो चेक कर लिया जाए, है ना। देखो a1 की वैल्यू कितनी है, देखो ऐसे नहीं चेक करते हैं, पहले b इसकी चेक करो b1 की। तो देखिए 5 -10, 5 -10 उधर लास्ट में भी। अब उसके बाद जो है बाबा चले सी चेक करो, 14 14 माइनस माइनस, ठीक। फिर उसके बाद 3 और 9, समझ में आ गई बात, ये सब सही है। इतना करने के बाद x लिखेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, इसको इससे करना है मल्टीप्लाई। तो 14 पंचे 70, काहे का 70 आएगा, माइनस का। ध्यान रखना ये ब्रैकेट जरूर लगाना, फिर उसके बाद माइनस लगाना, ठीक। फिर 14 दहमा 140 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्यों लगाना जरूरी है, अभी हम इसका मतलब बताएंगे आपको। फिर y, वरना आपसे गलती हो जाएगी। अब 14 को 9 से गुणा करना है, ठीक है। तो 14 को जैसे ही 9 से गुणा करेंगे, 14 दाम 140 और 14 9 126, तो ये हो गया 126। अब उसके बाद 14 का इससे भी मल्टीप्लाई करना है, पहले इधर फिर इधर, ऐसे ऐसे। फिर 14 × 42, कैसा 42 आएगा, माइनस का, तो माइनस का 42, ठीक। उसके बाद अब देखिए 1 लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 30 और 5 9 45, माइनस का 45 प्लस का 45, ठीक, प्लस का 45। अब देखो जरा ध्यान से, x लिखा, अब ये माइनस के 70 और माइनस के 140, -70 -140 माइनस के 210 हो गए, समझ गया बात को। फिर इक्वल टू y लिखा। अब देखो माइनस का 126 और प्लस के 42, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, अब यहाँ थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, प्लस के 42, इसका मतलब 126 में से हमको 42 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 126 में 42 को घटा दीजिए, ये लैपटॉप ना, 126 में 42 को घटा दीजिए, ये हो गया हमारे पास 4, ठीक। अब 12 में 4 गए तो 8, ये कितना हो गया, 84। माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 126 बड़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये 1 -30 -45, तो 30 और 45 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 75, माइनस का 75। अब इसे आपको फर्स्ट मानना है, इसे आपको सेकंड मानना है और इसे आपको थर्ड मानना है। क्या मानना है, थर्ड मानना है। और उसके बाद इसको हम लोगों को हल कर देना। अब देखो जरा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ताकि आगे हम और बता सके। ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब देखो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट व थर्ड से, हमको फर्स्ट और थर्ड लेना है, फर्स्ट और थर्ड से। अब फर्स्ट और थर्ड को देखो, x पॉजिटिव है, नीचे कितना है, माइनस का 210 इक्वल टू 1 माइनस का 75। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 75 और x, इसका इसके साथ होगा माइनस का 210। अब 75 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, सर हटा दो, 210 और ये 75, 5 से काट दिया जाए, 5 से इसको काट दो, 5 चौको 20 और 2 बचे, 1 बचा, 5 दूनी 10। फिर 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 2 बचे और 5 25। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, फिर 3 से काट दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई 14/5, आ गई, आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद फिर लिखना है सेकंड व थर्ड से, सेकंड व थर्ड से। अब सेकंड की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू माइनस का 84 और उसके बाद 1 माइनस का 75। इसमें भी वही कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे हम लोग, है ना। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको इससे करेंगे -75 और इसको इससे करेंगे -84 और उसके बाद आ जाएगा 75, नीचे जाएगा, करके देख लीजिएगा, और ये हो गया 75, ठीक। अब इसको आप ना 3 से काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 बट 24, 3 से इसको काट दीजिए, 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 28/25। तो इस तरीके से ये दोनों आंसर मेरे आ गए। तो चलिए अभी जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा 6 का घ नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब 6 का घ नंबर करेंगे, ये 6 का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक, 6 का घ नंबर, ठीक। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, मतलब 7 मीटर ऊंचा कोई एक भवन है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया भवन है, ठीक, ध्यान से सुनिए, भवन है। कह रहे हैं कि ये कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर, 7 मीटर हो गया। अब इसके शिखर पे कोई बैठा है और एक मीनार को देखता है, और एक मीनार को देखता है, तो ये मीनार है मान लीजिए, यहाँ से मीनार को देखता है, तो इसका ये वाली जो लाइन बनेगी आँख के सामने यहाँ बैठे बैठे, तो ये हम इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। और इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। फिर क्या करें, इसी
कह रहे हैं कि जबकि पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब इसका पाद कहाँ है, इसका ये वाला पाद, यहां से मीनार के शिखर को देख रहे हैं, उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। हमसे ये बोला गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई। तो इस 7 का कौन सा क्वेश्चन है, घ नंबर। ठीक, देखिए ध्यान से। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक, कितनी है, h है, h मीटर है। हमें ना आप लोगों को बस अपने समाज को ऊपर करना है। ये जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं बच्चे और वंचित रह जाते हैं, बस इन्हीं को बस सही करना है। बस इसीलिए लगातार प्रयास जारी है मेरी तरफ से, है ना। तो ये हमारा h मीटर हो गया। अब देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है। तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा। तो फिर ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा h माइनस 7, क्योंकि अगर हम पूरे h में से इस 7 को माइनस कर देंगे तो ऊपर h माइनस 7 हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ लिखा मैंने a, यहाँ पर b, यहाँ पर c, यहाँ पर d और यहाँ पर e। अब हम सबसे पहले अपने कौन से त्रिभुज में चलेंगे, अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे वाले त्रिभुज में चलेंगे और ए बी का मान निकाल लेंगे। फिर छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे और लिख देंगे कि ए बी सी डी के बराबर होगा। वहाँ सी डी की वैल्यू जो ए बी की आएगी रख देंगे और बाद में एलिमिनेट करके एच की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, बाद में एलिमिनेट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लिखेंगे कि tan, ये कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। क्या लिखेंगे, बी ई, तो ई बी लिख दीजिए या बी ई लिख दीजिए और अपॉन में ए बी। ठीक, अपॉन में ए बी। अब इसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू तो पूरी की पूरी h है, तो यहाँ पे h लिखा गया, h लिख दिया गया। फिर ए बी की वैल्यू नहीं पता, ए बी की वैल्यू नहीं पता, समझ रहे हैं बात को। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, √3। अब यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो h अपॉन √3 आएगा और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज सी डी ई में, क्या लिखेंगे, सी डी ई में। अब इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। लिखेंगे कि tan 45 डिग्री इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ई सी अपॉन डी सी या सी डी, जो मन करे आपका। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ई सी की वैल्यू h माइनस 7 है, h माइनस 7 है। देखिए ये सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन कराए हैं इसके। अब जो डी सी की वैल्यू है उसको डी सी ही पड़ा रहने दो, मत परेशान हो अभी। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो डी सी इजक्वल टू h माइनस 7, और आपको पता है कि जो डी सी है वही ए बी है। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब मान लो भवन को हम मिटा दें वरना फिर दिक्कत होगी। अब यहाँ लिख दीजिए कि चूंकि जो ए बी है वही डी सी है, तो डी सी बराबर ए बी है, जगह नहीं है उधर, ऐसे लिख दिया मैंने, डी सी बराबर ए बी। तो डी सी की जगह पे ए बी लिखना है, तो h अपॉन √3 और उसके बाद h माइनस 7। अब समझो मेरी बात को, इस 7 को इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाए और इसको उधर ले जाओ तो h और h माइनस √3। ठीक, अभी समझो बात को। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है h। तो h निकालने के लिए इस सबसे अच्छा तरीका है कि इनमें से h को कॉमन ले लो, h को कॉमन ले लो। तो चाहो तो कॉमन ले लो, या और भी एक तरीका है। तो देखो एक और तरीका है, एलसीएम ले लो, √3h माइनस h और अपॉन में √3। ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस h, एलसीएम लिया है ना, इसके नीचे 1 लगाकर। ठीक, अभी देखो फिर से समझो। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 7√3 और इसमें से अब h कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। ठीक, तो इससे आंसर तो आपका आएगा h इजक्वल टू 7√3 और अपॉन में √3 माइनस 1। ठीक, अब यही आप ना पड़ा रहने दीजिए। अब ये आपका आ जाएगा मीनार की ऊंचाई। तो इस तरीके से 6 का घा था नंबर, ये 7 का घा नहीं है। ठीक है, 6 का घा नंबर क्वेश्चन था।
तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को, 7 का नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये नाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? एक नाव की, हाँ एक बात हमने पिछले वीडियो में बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी कि धारा की चाल कभी भी नाव की चाल से ज़्यादा नहीं होगी, नहीं तो नाव बह जाएगी, फिर वो विपरीत नहीं, फिर वो एक ही दिशा में फ्लो करेगी, है ना। सही बात बताई थी नहीं बताई थी? ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आ गया। लिखा है एक नाव की शांत जल में चाल, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। काढ़ा पी रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि एक नाव की शांत जल में चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे कि शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, इसको अभी हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कितनी दी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहे हैं कि नाव धारा की दिशा में जाने में 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। तो देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे 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 दो डायग्राम बनाए। ठीक, एक केस में ये धारा की दिशा और धारा ऐसे जा रही थी, अब धारा तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी ना, वो तो बदलेगी नहीं कि ना भैया इधर ले जा रहे हैं धारा की दिशा घूम जाए, गंगा इधर से बह रही थी अब इधर से बह रही है, ऐसा नहीं होता ना। तो अब इसमें नाव की दिशा बदलेगी। अब नाव क्या है? देखो ये चली भैया नाव हमारी, ठीक, ये हमारी नाव। अब इसमें चेंज है, एक बार नाव इधर जाती है और एक बार नाव इधर आती है। जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो दोनों चालें आपस में जुड़ जाती हैं। उस स्थिति को हम अनुकूल स्थिति कहते हैं, जबकि इसको हम प्रतिकूल स्थिति कहते हैं। समझ गए बात को? बढ़िया ना है क्वेश्चन। चलो अब हम इसको दो केस बनाते हैं। कह रहे हैं पहला लिखा है कि नाव धारा की दिशा में, तो हम यहाँ अनुकूल प्रतिकूल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे धारा की दिशा में। तो हमने लिखा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और यहां लिखेंगे विपरीत दिशा में। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो धारा की कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। देखिए राइटिंग वाइटिंग पे मत जाइएगा, हमारा काम है बस आपको बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करा देना। ठीक, अब यहां पर चाल देखो, मेरी बात ध्यान से समझो, है ना, चाल ना बदल जाए। शांत जल में चाल, अब देखो शांत जल में चाल, शांत जल में चाल। अच्छा नाव की चाल पहले कितनी थी? नहीं पता। ये नाव की चाल शांत जल में कितनी है? ठीक है, तो यहाँ ये धारा की विपरीत दिशा में लिखा हुआ है, अगर बहुत ब्लर दिख रहा होगा, है ना, लाइट कुछ ज़्यादा हो गई है। कह रहे हैं कि चाल, इसमें भी चाल निकालनी है, इसमें भी चाल निकालनी है। दूरी इसमें भी दी है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। इसमें भी दूरी कितनी दे दी है? 30 किलोमीटर। अब हमको चाल इसकी पता करना है और चाल इसमें भी पता करना है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब इसमें धारा की दिशा में, तो इसका मतलब शांत जल में नाव की जो चाल थी शांत जल में वो कितनी थी? 15। अब जब धारा बह गई तो इसका मतलब धारा की कुछ ना कुछ दिशा होगी, तो हम लोग मान लेंगे कि यहां लिख लीजिए माना धारा की दिशा, माना ये दिख रहा है ना, माना धारा की दिशा कितनी है? x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी दिशा? धारा की। और ये एक बात मैंने बताई थी, धारा हमेशा कम होती है, नाव की चाल हमेशा ज्यादा होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि पहले चाल कितनी थी? 15 थी। अब धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा की चाल इसमें जुड़ जाएगी। पहले चाल कितनी थी? 15 थी। अब विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाएगी। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्यों बताओ भाई, आ गई ना। चलो अभी देखो, फिर आगे पढ़ो। कह रहे हैं कि कुल समय जो लेती है वो 4 घंटा 30 मिनट, है ना। इसका मतलब हम लोग इसको यहां से अब हल करेंगे। अभी क्या कर रहे थे? खिलवाड़ नहीं कर रहे थे। अब देखो हम लोग लिखेंगे कि धारा की दिशा में, बहुत ध्यान से सुनिए, धारा की दिशा में लगा समय प्लस विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। अब ये कलर ना खत्म। विपरीत दिशा में लगा समय, विपरीत दिशा में लगा समय 4 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब 4.5 घंटे। आप इसको ऐसे लिखोगे 4.5 घंटे। अब मान लीजिए वहां 4 घंटा 45 आ गया तो क्या करोगे फिर? तो फिर ऐसे कर लेना, 4 लिखना प्लस का 45 लिख देना और इसको बदल 60 से डिवाइड कर देना और उसके बाद 15 से काट देना। 15 जिससे कट जाए, 15 चौको 60 और 15 चौको 60 और 15 तिया 45। ये हो गया 4 चौको 16 और 16 बटे कितना हो जाएगा? 16 और 3 जुड़ जाएंगे 19, 19 बटे 4।
बस 19/4। ठीक इसी प्रकार अभी यहाँ करेंगे 9/2। ठीक, चलो लगा समय। अच्छा, समय का एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्यों? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा ये बताओ कि इसकी दूरी कितनी है 30, इसकी चाल कितनी है 15 + x। बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें समय कितना है? अब इससे आसान नहीं पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा, हम जानते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि हम ही पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। हर एक क्वेश्चन को एक तरीके से ही पढ़िए बस। अब इसमें देखो, इसमें चाल बदल गई भाई, इसमें चाल 15 - x हो गई, और ये 4.5 थे ना, अब ये कितने हो गए? 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। 30 कॉमन, अंदर बचेगा 1/15 - x, 15 + x और 15 - x। एक साथ एलसीएम ले लो, थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं लाल, है ना। ये 15 - x, एलसीएम भी ले लिया तो 15x खत्म, तो 15 - x, फिर उसके बाद 15 + x। याद रखना, यहाँ माइनस हो तो सावधानी से काम करना, गलती हो जाएगी। फिर उसके बाद इधर क्या लिखा है? 9/2। अब समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। जैसे ही ऊपर गया, x से x उड़ गया, ठीक, x से x उड़ गया, कितना बचेगा? ध्यान से सुनो मेरी बात, सब इंक खत्म। अब 30, तो हम यहाँ लिखेंगे 30, और 15 × 15 = 30, फिर से लिखा 30, नीचे कितना हो गया? 15² और -x²। कहाँ से आया? a² + b² का, a² - b² का फॉर्मूला है, प्लस नहीं -² का फॉर्मूला है, और 9 कितना? 2। समझिए बात को। अब देखो ध्यान से, ये हो गए 900, कितने हो जाएंगे? 900, और ये हो जाएंगे 225। अब इसको इधर कर रहे हैं, ठीक, इसको यहाँ कर रहे हैं क्योंकि उधर फिर जाएंगे तो दिक्कत होगी, फिर लास्ट में उधर कर दिया जाएगा। ठीक, चलो ये 900, तो ये हो गया 3 × 3 = 900, फिर उसके बाद 225 माइनस का x² और 9 कितना? 2। अब ये 900 नीचे, इसको इससे गुणा करो। अब गुणा मत करना, देखो मेरी बात ध्यान से समझो, 900 को नीचे ले जाओ, 1/225 माइनस x²। गुणा करोगे कठिन हो जाएगा, इसको नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओगे तो 900 गुणे में 2, 9 × 1 = 9, और ये हो गया 100। समझ में आई बात? अब इसको इससे गुणा करो तो ये हो जाएगा, इसको इससे मतलब 1 बचा है ना, और ये 200, तो 200 का गुणा 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 200। और इसके बाद इसका गुणा 1 से, तो 225 और माइनस का x² इधर ले आओ, और ये 200 उधर ले जाओ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये 200 उधर ले जाओ, तो x² बराबर कितना बचेगा? बचेगा 25। इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? √25, जिसका मान कितना होता है? 5। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी +- होता है, तो चाल कभी भी निगेटिव नहीं होती। क्या नहीं होती? निगेटिव नहीं होती। चाल कभी भी निगेटिव नहीं होती। अगर चाल निगेटिव नहीं होती तो यहाँ +- लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से धारा की चाल कितनी आ गई? 5 किलोमीटर/घंटा। बताइए ये 15 से कम आई कि नहीं? समझ गए? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। एक क्वेश्चन और है, और उसके बाद फिर ये वीडियो जो हमारा है वो कंप्लीट होगा। और अगर कोई त्रुटि हुई है और आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, बिकॉज ऑफ हम दोबारा चेक नहीं करते और वीडियो ये अपलोड कर देते हैं। कोई त्रुटि नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से, अगर होती है तो फिर उसके लिए हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन मैसेज दे देंगे। किसी से भी हो सकती है गलती, तो नॉर्मल सी चीज़ है ना। फिर उसके बाद इसमें लिखा है 1/a + 1/b और प्लस का x 1/x। इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश कीजिए। इसके बगल में कुछ लिखा था कि a + b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक मेरे लाल, अगर लिखा है कि a + b इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब a + b का मान 0 नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए कि a + b का दोनों की वैल्यू आई, मान लो कुछ भी आया, तो कहने का मतलब है कि a और b के मान ऐसे होंगे जो 0 नहीं होंगे जुड़ने के बाद। समझ गए? और जुड़ने के बाद 0 कब हो सकते हैं? इसका मतलब एक निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, और दोनों सेम होंगे। समझ रहे हो ना? जैसे a का 5 आ गया तो b का -5 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब दोनों जुड़ के तभी तो 0 दे रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता, ऐसा बोला गया है। ठीक, समझ में आ रही इतनी चीज़? चलो अब हम लोग इसको हल करेंगे। ध्यान से मेरी बात समझिए। ये ऐसे लिखा है, उधर भी अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप चाहिए तो इसको आप अगर चाहे तो 1/x को इधर ले आइए 1/x को। तो 1 लिखा, उसके बाद इधर लिखा a + b प्लस का x, और इस 1/x को हम इधर ले आए। इधर हो गया हमारे पास 1/a + 1/b। एलसीएम ले लीजिए इधर।
एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे x और उसके बाद देखिए a प्लस बी प्लस एक्स और इंटू में x, ये एलसीएम आ गया। इससे ये खत्म, x बचेगा तो x लिख दिया, फिर माइनस है माइनस लिख दिया। अब x से x खत्म, ये बचेगा, ब्रैकेट लिख दीजिए a प्लस बी और प्लस का x। ठीक है, बात समझ में आ गई। और उसके बाद ये 6 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा इस पर। और यहाँ से हम लिखेंगे ए बी और ऊपर हो जाएगा a से a खत्म तो हो जाएगा b प्लस ए। बताओ ये बात समझ में आ गई। अभी देखो ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो x आएगा, बहुत आसान है। अभी देखना कितना छोटा है क्वेश्चन, माइनस a माइनस बी माइनस एक्स अपॉन में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ax लिखा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए bx और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर। इधर हो गया आपका, चाहो तो इसको आप a प्लस बी लिख लो, है ना, और ये होगा आपका ए बी। समझ में आ रही इतनी चीज़। उसके बाद देखो जरा ध्यान से, x से x खत्म हो गया, x से x खत्म हो गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a प्लस बी और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर, पहले लिख लिया, समझिए बात को। फिर उसके बाद प्लस का ax लिख लिया और प्लस का bx लिख लिया, है ना, अपना अच्छे से लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद a प्लस बी लिखा और इधर ए बी लिखा। अच्छा एक बात बताओ, ये a प्लस बी इंटू में है ना, तो इस a प्लस बी को नीचे लेकर चले जाओ, जा सकते हो ना। अगर नीचे ले गए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा, अन्यथा आप इसको बड़ा बना दोगे। तो हमने लिखा 1, नीचे लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b, है ना। इस 1 को चाहो तो आप माइनस का ही रखो, समझ लो कि a प्लस बी नीचे गया, ये -1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, a प्लस बी को नीचे ले गए तो एक a प्लस बी उधर पहले से था और उसके बाद ए बी था, इनटू में एक a प्लस बी और पहुँच गया वहाँ और इससे ये ख़त्म हो गया। अब मेरे पास बचता है ये नीचे ए बी, तो -1 एक्स स्क्वायर प्लस का ax और उसके बाद प्लस का bx, उसके बाद ध्यान से सुने 1 अपॉन ए बी बचेगा। ठीक, अब आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो एक्स स्क्वायर, देखिए कितना आसान हो जाएगा, प्लस का ax प्लस का bx और उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए अगर आप इनकी प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो आपको पेपर में क्वेश्चन कठिन लगेंगे, हम बार बार कह रहे हैं ये क्वेश्चन कठिन लगेंगे। इसको इधर ले आइए, ये प्लस का ए बी हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन था, क्या कॉमन है, x, ले लो x कॉमन, x प्लस ए बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है b, x प्लस ए बचेगा बराबर 0। ठीक, बंद ना हो ना मेरे लाल, ये हो गया x प्लस ए और ये हो गया x प्लस बी इजक्वल टू 0। अलाइन खींचा, x प्लस ए बराबर 0, x प्लस बी बराबर 0। देखो कितना आसान था, यहाँ हमने ऐसा कर दिया ना कि एकदम मस्त बना दिया क्वेश्चन को। और यहाँ से हो गया x बराबर माइनस ए, है ना, और यहाँ से हो गया x बराबर माइनस बी, ये हो गया आपका। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, पूरा मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, अन्यथा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है उस पर मैसेज कीजिए। पर बहुत ज़्यादा संख्या में मैसेज आते हैं जिसकी वजह से सबका रिप्लाई हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वेट कीजिए मेरे लाल। प्लीज़ 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 बुरा मत माना कीजिए किसी भी बात का, जो करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए करते हैं। जितना पॉसिबल हो पाता है हर एक, मतलब मेरे दिमाग में 24 घंटा में जितने घंटे हम खाली सोते हैं वो मेरे घर वाले जानते हैं। केवल जितने घंटे हम सोते हैं उस टाइम में मेरे दिमाग से यूट्यूब हटा होता है बस, और शायद उसमें भी कहो स्वप्न में आ जाए, अन्यथा बस ये लगा करता है कि कैसे क्या करें हम आप लोगों के लिए, जो बहुत अच्छा आपके लिए रिस्पॉन्स, आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है और आप लोगों को सुविधा भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ये हर वक्त हमारे उसमें चला करता है दिमाग में। तो कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें दी जाए। तो चलें, अच्छा अभी इस क्लास को समाप्त करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ताकि आपका फ़ायदा होता रहे और साथ ही साथ आपको टाइमली नोट्स मिलते रहे। तो चलिए, धन्यवाद।